आईवीएफ क्या है? आईवीएफ का मतलब है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है कि बॉडी से बाहर। इसमें फर्टिलाइजेशन यानी कि अंडे और शुक्राणु का जो मिलन होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ और आईयूआई में क्या फर्क होता है? आईयूआई में हम सीमेन सैंपल को प्रिपेयर करके मोटाइल यानी कि चलने वाले शुक्राणु को निकाल लेते हैं और उस शुक्राणु को एक बहुत ही फ्लेक्सिबल कैथेटर में लेके फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद स्पर्म अपने आप ट्यूब में जाएगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन अपने आप होगा, ये सारा अंदर एम्ब्रियो बनेगा, ये सारी चीजें अंदर होगी। एज वाली बात अगर मैं जानना चाहूँ तो एज में क्या होता है, मतलब क्या एज बार है? आईवीएफ की सक्सेस रेट डिपेंड करती है कि फीमेल की एज क्या है और उनका एएमएच क्या है एंड डेफिनेटली स्पर्म की क्वालिटी पे। अगर फीमेल की एज यंग है, इफ शी इज 29, 30, 32, दैट मीन्स उसका एएमएच ज़्यादा होगा। एएमएच ज़्यादा होगा, एग की क्वालिटी अच्छी होगी। एग की क्वालिटी अच्छी होगी, हमारा अच्छा एम्ब्रियो बनेगा। अच्छा एम्ब्रियो बनेगा तो हमारे पॉजिटिव आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर एएमएच, सपोज किसी का एएमएच कम है, अगर एएमएच कम है, हमारे कम एग निकलेंगे, हमारे कम एम्ब्रियो बनेंगे, मेरे पास कम पॉसिबिलिटी होगी। कई बार लोगों का 22 की एज पे भी एएमएच 0 होता है। अच्छा, कई बार 40 की एज पे भी लोगों का एएमएच ठीक होता है। तो सिर्फ देख के, किसी को देख के मतलब आई कैन नॉट से कि आपका एएमएच इतना हो। टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपका रिजर्व यानी कि आपका एएमएच, आपका एग का नंबर कितना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी ना सूनी सी है। बहुत से ऐसे कपल हैं जो अपनी ज़िंदगी को गुलजार करना चाहते हैं एक बच्चे के साथ, लेकिन उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे से बच्चे का सपना देखते हैं, लेकिन कई बार उनकी लाइफ में ये सूनापन रह जाता है। आज हम उस सूनेपन को कैसे ठीक करें और उसमें एक छोटी सी उम्मीद क्या है, आईवीएफ के बारे में जानेंगे। आईवीएफ क्या है, आईवीएफ को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, वो भी क्लियर करेंगे। आईवीएफ में बहुत सी चीज़ों को लेकर, किस तरह से आईवीएफ होता है, बहुत से लोगों को उसका डर भी होता है, कितने खर्चे आते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर हम पूरी तरीके से आईवीएफ को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक उम्मीद की किरण आईवीएफ बनकर आता है, कैसे आता है उसके बारे में जानेंगे। आज हम आईवीएफ को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि आईवीएफ एक उम्मीद है, एक उम्मीद की ऐसी किरण है जो आपके घर में उजाला ला सकती है। इसके लिए मेरे साथ हैं जानी मानी सीनियर आईवी कंसल्टेंट डॉक्टर सोनू तक्षक, जो कि आपको आईवीएफ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सोनू। थैंक यू विजया फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो आईवीएफ है बहुत अलग टर्म है। बहुत से लोगों को नहीं पता आईवीएफ क्या होता है। बहुत से लोग हैं जिनको बच्चा चाहिए, बहुत से लोग हैं फैमिली में सब कुछ है बट एक बच्चा नहीं है। तो कहते हैं ना, पहले ये सब चीज़ें बहुत मतलब सिर्फ यही समझा जाता था कि आज भी भगवान की ही देन है, ये तो है, बिना उनके तो कुछ नहीं हो सकता। बट एक उम्मीद की किरण आईवीएफ है। मैं आईवीएफ को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहती हूँ, वो लोग भी समझना चाहते हैं जो लोग इस प्रक्रिया को करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आईवीएफ क्या है, इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, और बहुत सारे टर्म्स हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले बताइएगा आईवीएफ। तो हम आईवीएफ से शुरू करते हैं। आईवीएफ का मतलब है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसा कि इसका नाम ही बताता है, इन विट्रो का मतलब होता है कि बॉडी से बाहर। इसमें फर्टिलाइजेशन यानी कि अंडे और शुक्राणु का जो मिलन होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर होता है। उससे पहले आईवीएफ समझाने से पहले मैं आपको बेसिक प्रोसेस बताऊंगी कि प्रेगनेंसी कैसे होती है जी। तो नॉर्मली एक फीमेल में ओवरी से अंडा निकलता है, शुक्राणु ट्यूब के अंदर जाता है। अंडा और शुक्राणु ट्यूब के अंदर मिलके, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, एक एम्ब्रियो बनाने की शुरुआत करते हैं। और ये एम्ब्रियो 5 दिन तक ग्रो करके यूट्रस के अंदर चिपक जाता है, जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हो गई। ये सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ में बेसिकली क्या किया जाता है कि फीमेल को पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे हम उसकी ओवरी में एक से ज़्यादा एग बना सकते हैं। अच्छा। उसकी ओवरी में दोनों साइड में मल्टीपल एग बनाए जाते हैं,
उन एग को ओवरी से बाहर निकाला जाता है, मेल का शुक्राणु लिया जाता है, बेस्ट क्वालिटी का शुक्राणु माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसमें से चूज किया जाता है। एक अंडा, अच्छा, उसमें से भी एक चूज किया जाता है? यस, उसमें से हम चूज कर सकते हैं। जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी होती है तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा शुक्राणु जाके फर्टिलाइज करेगा। अच्छा, लेकिन आईवीएफ उसमें भी में बेस्ट आप लोग देखते हैं? यस, आईवीएफ में हम हस्बैंड के सीमन सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के हम देखते हैं कि कौन सा स्पर्म बेस्ट है, जो स्पर्म दिखने में अच्छा है, जो स्पर्म चलने में अच्छा है, जो हमें हेल्दी लग रहा है, तो उस स्पर्म को पिक किया जाता है और एक अंडा और एक शुक्राणु को मिलाया जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। जो पार्ट हमारा जो नेचुरली हमारी ट्यूब के अंदर हो रहा था वो हम आईवीएफ लैब में कराते हैं। फिर ये एम्ब्रियो बनाने के बाद, यानी कि एक बार अगर फर्टिलाइजेशन करा दिया तो उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो इस एम्ब्रियो को हम आईवीएफ, एम्ब्रियो का मतलब क्या हुआ? जो मतलब आकार, एम्ब्रियो मतलब एग और स्पर्म को बनने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज एम्ब्रियो। अच्छा, एक एग होता है, एक स्पर्म होता है, उससे मिलके एम्ब्रियो, यानी कि अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो उसका यानी कि बच्चा बनता मतलब है। बच्चा जो सो एम्ब्रियो जो बनता है वही यूट्रस में जाके चिपकता है, जिससे प्रेगनेंसी होती है। ठीक है। तो आईवीएफ में भी हम इसको 5 दिन तक ग्रो करके देखते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किसी के 10 एग निकालती हूँ तो सबसे पहले उन 10 एग में से हम अच्छी क्वालिटी के एग को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि हर कोई निकाला हुआ एग फर्टिलाइजेशन के लिए सही नहीं होता। अच्छा, ऐसा भी है? यस। सो निकालने के बाद सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं कि जो 10 एग हमने निकाले हैं उनमें से अच्छी क्वालिटी के एग कितने हैं। तो मे भी किसी के 10 में से 6 या 7 ही अच्छी क्वालिटी के हों, तो अच्छी क्वालिटी के एग को अलग सेलेक्ट किया जाता है। स्पर्म सेम तरीका स्पर्म में अपनाया जाता है, यानी कि शुक्राणु को भी माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, उसमें से अच्छी क्वालिटी का दिखने वाले शुक्राणु को पिक किया जाता है। तो अगर मेरे पास 6 एग हैं तो आईवीएफ में मुझे 6 ही स्पर्म चाहिए। नेचुरल कंसीव करने के लिए लाखों स्पर्म चाहिए होते हैं, क्योंकि स्पर्म में रेस होती है कौन सा स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज करेगा। अच्छा। लेकिन आईवीएफ में मेरे पास अगर 6 एग हैं तो मुझे 6 ही अच्छी क्वालिटी के स्पर्म चाहिए। तो जो 10-15 लाख जो भी स्पर्म है उनमें से हम 6 अच्छी क्वालिटी के स्पर्म को सेलेक्ट करेंगे, एक एग और एक स्पर्म को कंबाइन करेंगे और उसको आईवीएफ लैब में 5 दिन तक टेस्ट करके देखेंगे। सिर्फ एक शुक्राणु, एक एग और एक शुक्राणु, ओके। एक एम्ब्रियो बन गया, दूसरा एग, दूसरा शुक्राणु, दूसरा एम्ब्रियो बन गया। तो ऐसे जितने भी एग होंगे उनको हम एक एक करके एक एग को एक स्पर्म के साथ कंबाइन तो कर मतलब देंगे। आप जैसे जब आप शुरुआत करते हैं तो आप मतलब 6 ही करवाते हो? नहीं, ये निकालना डिपेंड करता है कि आपका एएमएच कितना है। ठीक है, क्योंकि हर किसी पेशेंट में, हर किसी कपल में सेम नंबर ऑफ एग नहीं निकलते। आपके कितने एग हैं वो आपके एएमएच पे डिपेंड करेगा। एएमएच का मतलब है कि एक ब्लड टेस्ट होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि बताता है कि आपकी ओवरी का रिजर्व कितना है, यानी कि अभी आपकी बॉडी में आपकी ओवरी के अंदर कितने एग बचे हुए हैं। अच्छा। जो ये एएमएच है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। अच्छा। क्योंकि ये एएमएच जो होता है, एएमएच यानी कि आप मान सकते हो आपका एग का बैलेंस। भगवान हर किसी को फिक्स्ड नंबर ऑफ एग यानी कि फिक्स्ड एएमएच दे के भेजता है। फिक्स्ड कितने होते हैं वैसे? फिक्स्ड वो वैल्यू कितनी भी हो सकती है, कितने भी वो वैल्यू 1.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। तो यानी कि भगवान हर किसी को जैसे हाइट, कलर, इंटेलिजेंस दे के भेजता है, वैसे ही भगवान हर किसी को फिक्स्ड नंबर ऑफ एग दे के भेजता है। जन्म के बाद हर किसी के एग का नंबर कम होता है। जिस दिन ये एग का नंबर 0 हो जाता है उसको मेनोपॉज बोला जाता है, यानी कि आपकी बॉडी में अंडा खत्म हो गया, अब आपको पीरियड नहीं आ सकते, अब आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो आईवीएफ में आपके कितने एग निकाले जा रहे हैं वो आपके एएमएच पे डिपेंड करता है। अगर आपका एएमएच 2 है, दैट मीन्स हो सकता है कि आपकी एक साइड की ओवरी में 4-5 एग हैं, एक साइड की ओवरी में 5-6 एग हैं। दैट मीन्स अगर मैं आईवीएफ करूँगी तो आपके 10 एग निकल सकते हैं। अगर किसी को पीसीओएस है, पीसीओएस में क्या होता है कि एग्स का नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लोगों का कई बार एक ओवरी में 10 और एक ओवरी में 10-12 एग होते हैं, तो एक टाइम पे हम 20 से 25 ज़्यादा होते हैं। यस, पीसीओएस में एग ज़्यादा होते हैं। पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पीसीओएस का मतलब ये होता है कि आपका एएमएच ज़्यादा है। एएमएच ज़्यादा है यानी कि आपका एग्स का नंबर ज़्यादा है। अच्छा। तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एग निकलते हैं। ठीक है, इट इज द एडवांटेज आल्सो कि ठीक है पीसीओएस में एग का नंबर ज्यादा होता है, बट देयर आर सम डिसएडवांटेज आल्सो कि बिकॉज ऑफ हार्मोनल इंबैलेंस जो एग की क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो पीसीओएस में भी तो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम होती है ना? हाँ, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पीसीओएस में ओवुलेशन नहीं होता है, हार्मोनल इंबैलेंस होता है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है, हर महीने आपकी बॉडी में ओवरी से एक एग रिलीज होता है जो स्पर्म से जाके फर्टिलाइज करेगा, जिससे प्रेगनेंसी होगी। पीसीओएस का मतलब है आपके एएमएच ज्यादा है, आपका हार्मोनल इंबैलेंस है। अगर हार्मोनल इंबैलेंस होगा तो जो एक ओवुलेशन यानी कि एक जो एग बड़ा बनना चाहिए था वो आपका एग नहीं बनेगा,
एग नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं पॉसिबल। और यही रीज़न होता है जिसकी वजह से पीसीओएस में लोगों को इरेगुलर पीरियड होते हैं। रेगुलर पीरियड का क्या मतलब है? रेगुलर पीरियड का मतलब है आपकी बॉडी में हर महीने अंडा निकलेगा, लाइनिंग बनेगी, या तो वो अंडा स्पर्म से फर्टिलाइज करके प्रेगनेंसी करा देगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो जो लाइनिंग बनी थी वो शेड ऑफ हो जाएगी, जिसको बोलते हैं पीरियड्स आ गए। तो अगर अंडा नहीं बना, अच्छी लाइनिंग नहीं बनी, आपको टाइम पे पीरियड नहीं आए, अंडा नहीं बना, तो स्पर्म अकेला जाके प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो आपकी प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओह वेरी नाइस। यस, ओके। सो अब मैं जानूंगी कि आईवीएफ मतलब काम कैसे करता है। जैसे अभी आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई, और कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आप बताएंगे कि क्या होता है, कैसे? हाँ, तो आईवीएफ में पहली चीज़ कि हम नॉर्मली हमारी बॉडी में एक अंडा बनता है, यहाँ पे हम मल्टीपल अंडे बना सकते हैं। बनाने का ये मतलब नहीं है किसी का AMH 0 है तो मैं उसको इंजेक्शन देके उसके अंडे बना सकती हूँ, मैं अंडे का नंबर नहीं बढ़ा सकती, बट नेचुरली आपकी बॉडी में जितने अंडे हैं मैं उसको सबको उस महीने के लिए सबको ग्रो कर सकती हूँ। अच्छा। तो पहली चीज़ आईवीएफ में नेचुरल में आपका एक ही अंडा बनता है। आईवीएफ में क्योंकि हम Day 2 Day 3 से इंजेक्शन देते हैं जिससे आपके मल्टीपल अंडे बनते हैं, जितना AMH होगा उतने अंडे मैं आपके बना सकती हूँ। ठीक है, उन अंडे में से हम एग की क्वालिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एग अच्छा है, स्पर्म की क्वालिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, सॉरी टू इंटरप्ट, बस यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, जब आप एग जो है सेलेक्ट करते हो या फिर शुक्राणु सेलेक्ट करते हो, तो मतलब आप लोग जैसे एक अगर आम लोगों की भाषा में समझे, जैसे मान लीजिए कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि मैडम बता दीजिए ज़रा कि मतलब कैसे आपको पता है कि ये मतलब ये एग जो है वो अच्छा है, वो कैसे चेक करते हैं? हैं? तो वो माइक्रोस्कोप के नीचे एक्चुअली बहुत सारी फीचर्स होती हैं कि उसका साइटोप्लाज्म कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, वो रेगुलर है या नहीं है, उसके बाहर का स्पेस कैसा है, एक कॉलर बॉडी होती है। तो बहुत सारे हमारे कुछ साइंटिफिक फीचर्स होते हैं जिसको देख के हम ये बताते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का है या ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, यानी कि ये मैच्योर है या नहीं। ठीक है। हाँ। तो जो मैच्योर एग होता है, हम मैच्योर स्पर्म लेते हैं, उससे हम एम्ब्रियो बनाते हैं और उस एम्ब्रियो को 5 दिन तक ग्रो करके, अगर सपोज किसी के 4 एम्ब्रियो बने हैं, ऑब्वियसली हर जो चारों एम्ब्रियोज होंगे वो सेम क्वालिटी के नहीं होते। तो आईवीएफ में हमारे पास ऑप्शन है कि मेरे पास अगर 4 एम्ब्रियो बने हैं तो सबसे जो एक्सीलेंट क्वालिटी वाले हैं, फर्स्ट टाइम में सबसे बेस्ट 2 एम्ब्रियो मैं चूज़ करूँगी और डायरेक्टली फीमेल के यूट्रस के अंदर उसको, जहाँ पे उसको इम्प्लांट होना था वहाँ पे हम उसको ड्रॉप कर देंगे। 2? यस। अच्छा। सो एक टाइम में यूजुअली वी कैन डू सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ में हर किसी का 2 ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगर किसी का सपोज यूट्रस का साइज छोटा है, किसी की प्री टर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है कि उसको पहले प्री टर्म डिलीवरी हो रखी है, 6ठे महीने पे बच्चा हो गया था, 7वें महीने पे बच्चा हो गया था, तो उस केस में यूजुअली 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। उस केस में हम 1 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। बट नॉर्मली सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए, और क्यों, जैसा मैंने आपको बताया कि सपोज मैंने किसी के 10 एग निकाले, 10 के 10 एग मैच्योर नहीं थे, उसमें से 6 एग या 7 एग ही मैच्योर थे, तो अगर एम्ब्रियो मेरे पास 6 में से कितने एम्ब्रियो बने, 3 या 4 एम्ब्रियो बने, तो 3 या 4 में से भी वो 5 दिन तक तो लैब में मैंने टेस्ट करके देख लिया, बट हो सकता है मैं उसको यूट्रस के अंदर डालूं और वो आगे ना ग्रो कर पाए। एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ आईवीएफ फेलियर कि 5 दिन तक मैंने एग की क्वालिटी सेलेक्ट कर ली, मैंने स्पर्म की क्वालिटी को सेलेक्ट कर लिया, मैंने 5 दिन तक एम्ब्रियो को ग्रो करके देख लिया, लेकिन 5 दिन तक तो वो ग्रो किया, लेकिन जब मैंने यूट्रस के अंदर डाला क्या पता वो फर्दर ग्रो ना कर पाए। तो इसलिए सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए हम एक टाइम में 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं कि मतलब अगर एक गड़बड़ हुआ, एक नहीं ग्रो किया तो एक ग्रो कर जाएगा और हमारा पॉजिटिव अच्छा, 2 से भी ज्यादा करते हैं। कई बार दोनों के दोनों ग्रो कर जाते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है। कई बार दोनों के दोनों नहीं ग्रो करते, द रीजन ऑफ आईवीएफ फेलियर कि 5 दिन तक तो वो ग्रो करके, बट जब मैंने यूट्रस के अंदर डाला तो वो फर्दर ग्रो। अच्छा, 2 से भी ज्यादा डालते हैं आप लोग? नहीं, हम डालते नहीं हैं, डालना भी नहीं चाहिए। और क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी है, यूट्रस है, ठीक है, सिंगल प्रेगनेंसी हैंडल कर सकता है, ट्विन प्रेगनेंसी हैंडल कर सकता है, बट इन केस अगर मान लो मैंने 3 एम्ब्रियो डाले और तीनों के तीनों चिपक गए, यानी कि इम्प्लांट हो गए। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर 3 एम्ब्रियो डालेंगे, 4 एम्ब्रियो डालोगे तो हो सकता है 3 एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाए, 4 एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाए, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो गई, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई। सो हमारा यूट्रस या हमारी बॉडी बोल लो सिंगल प्रेगनेंसी हैंडल कर सकती है, ट्विन को हैंडल कर सकती है, बट अगर ट्रिपलेट होंगे तो क्या होगा कि प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, बच्चे को निकू में रखना पड़ेगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इसलिए यूजुअली 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं किया जाता, सो दैट मैक्सिमम होगा तो या तो सिंगल प्रेगनेंसी होगी या मैक्सिमम हमारा ट्विन प्रेगनेंसी होगी। ओके, अच्छा, अब मुझे बताइएगा, एक टर्म है IUI, ये क्या है? IVF और IUI में क्या फ़र्क होता है, ये क्या चीज़ है? हाँ, सो जैसे मैंने बताया IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वैसे ही IUI मीन्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन।
जैसे इसमें क्या किया जाता है, ये नेचुरल तरीके की तरह ही होता है। अच्छा। कि आपको डे 2 पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है आपकी ओवरीज देखने के लिए कि आपकी ओवरीज में एग का नंबर ठीक है, कोई सिस्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। आपको कुछ ओरल मेडिकेशन दी जाती है जिससे आपकी बॉडी में 1 या 2 एग बनेंगे। जैसा मैंने आईवीएफ में बताया, क्योंकि हम इंजेक्शन देते हैं उसमें आपकी बॉडी में मल्टीपल एग बनते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे हम टैबलेट देते हैं 5-7 डेज के लिए, तो जिससे आपकी बॉडी में 1 या 2 एग बनता है। ये नेचुरल प्रक्रिया है, ये नेचुरल है, यानी अच्छा। कि इसमें फर्टिलाइजेशन नेचुरल, मतलब आईवीएफ भी अननेचुरल नहीं है। हाँ, ये भी अननेचुरल नहीं है, मींस बॉडी के अंदर, मतलब हाँ, ये बॉडी के अंदर है और वो आईयूआई बाहर। बॉडी के अंदर होता है, हाँ। आईवीएफ बॉडी के बाहर होता अच्छा, है। ये बड़ी तो आईयूआई में जैसे ही एग बना हम उसको मॉनिटर करते हैं, उसको रप्चर कराने के लिए इंजेक्शन देते हैं। जैसे ही वो रप्चर करके ट्यूब के अंदर आता है, उस टाइम पे हस्बैंड का सीमन सैंपल लेके उसको प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर करने का मतलब है कि हम तो उसमें आप से हस्बैंड को भी दवाइयाँ देते हैं? नहीं, हस्बैंड को दवाई नहीं दी जरूरत नहीं, जाती, अच्छा, फीमेल को दवाई दी जाती है अंडा बनाने के लिए। ठीक है। जिस दिन अंडा रप्चर हो जाता है, नॉर्मली वो ट्राई करते हैं, दोनों ट्यूब में जाएंगे, प्रेगनेंसी हो जाती है। आईयूआई में क्या करेंगे, जिस टाइम पे वो रप्चर होगा, नेचुरल ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्म नहीं है कि हम आईयूआई कर रहे हैं तो वो नेचुरल ट्राई नहीं कर सकते। अच्छा। बट आईयूआई स्पेसिफिकली में हम हस्बैंड का सीमन सैंपल लेके उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने का मतलब है कि जो भी सीमन सैंपल होते हैं, क्योंकि सीमन सैंपल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पर्म होता है, WBC होती हैं, RBC होती हैं, सीमन प्लाज्मा होता है, तो बहुत सारी सिक्रीशंस होते हैं। तो आईयूआई में हम सीमन सैंपल को प्रिपेयर करके मोटाइल यानी कि चलने वाले शुक्राणु को निकाल लेते हैं और उस शुक्राणु को एक बहुत ही फ्लेक्सिबल कैथेटर में लेके फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। Okay. उसके बाद स्पर्म अपने आप ट्यूब में जाएगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन अपने आप होगा, 5 दिन तक एम्ब्रियो बनेगा, ये सारी चीजें अंदर होती हैं। तो ओनली डिफरेंस नेचुरल और आईयूआई में क्या है कि नेचुरल में वो नेचुरल ट्राई करते हैं, आईयूआई में नेचुरल ट्राई करने के साथ साथ हम हस्बैंड के सैंपल को यानी कि प्रिपेयर करके मोटाइल स्पर्म को यानी कि अच्छे स्पर्म्स को लेके यूट्रस के अंदर पुश कर देते हैं। दैट मीन्स यूजुअली आईयूआई उन लोगों में हेल्पफुल होता है जिसमें सपोज फीमेल में स्पर्म की मोटिलिटी कम है, अच्छा, यानी कि चलने वाले स्पर्म है। मैंने आपको क्या बताया था कि स्पर्म को नेचुरल ट्राई करते हैं तो वेजाइना में डिपॉजिट होते हैं, स्पर्म को यूट्रस के थ्रू ट्रैवल करके ट्यूब के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो ट्यूब के अंदर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन वेजाइना के अंदर नहीं हो रहा, यूट्रस के अंदर नहीं हो रहा। तो अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम है, वो नेचुरल ट्राई करेंगे, वेजाइना में स्पर्म डिपॉजिट होगा, बट वो स्पर्म चलकर ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उन केस में हेल्प करने के लिए हम उसकी मोटाइल स्पर्म्स को लेके और उस डिस्टेंस को कम कर देते हैं कि वेजाइना की बजाय मैं उसको यूट्रस में ड्रॉप कर रही हूँ, ताकि वो यूट्रस से जल्दी से ट्यूब में चला जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। सो दिस इज आईयूआई, दैट मीन्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि यूट्रस के अंदर मैं सीमन सैंपल को ड्रॉप कर रही हूँ। तो इसके लिए आईयूआई के लिए भी लोग आते हैं, काफ़ी लोग? हाँ, बिल्कुल आते हैं आईयूआई के लिए भी। एक्चुअली आईयूआई करना है, आईवीएफ करना है, बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई कपल मेरे को आके बोलेगा कि मैं तो आईयूआई के लिए आया हूँ, मुझे आईयूआई कराना है, मुझे आईवीएफ कराना है। वो तो मैं आईयूआई के लिए एग आपका सही होना चाहिए, स्पर्म आपका सही होना चाहिए, आपका यूट्रस सही होना चाहिए और आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फेलोपियन ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में ही, चाहे आप नेचुरल ट्राई कर रहे हो चाहे आप आईयूआई कर रहे हो, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो सपोज किसी की ट्यूब ब्लॉक है तो कोई कपल मेरे पास आएगा कि आप मेरा आईयूआई कर दो, मैं नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, क्योंकि रास्ता ही बंद है, रास्ता बंद है तो एक साइड से एग आएगा, एक साइड से स्पर्म आएगा, दोनों नहीं मिल सकते तो प्रेगनेंसी नहीं पॉसिबल। ये फेलोपियन ट्यूब के बारे में अभी आपने बताया था, उसके बारे में जरा बताइएगा। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें बीच में एक यूट्रस होता है, दोनों साइड में ट्यूब्स होती हैं और उस ट्यूब के नीचे हमारी ओवरीज होती है। तो ओवरीज से दोनों साइड से या तो लेफ्ट या राइट से हर महीने हमारा एग रिलीज करके ट्यूब के अंदर आता है और यहाँ से यूट्रस से यानी कि वेजाइना से यूट्रस से ट्रैवल करके स्पर्म जाएगा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये एम्ब्रियो 5 दिन तक ट्यूब में ग्रो करेगा और 5वें दिन के एंड में यूट्रस में आके चिपक जाएगा। तो यानी कि ट्यूब जो होती है वो एक्चुअली लिंक होता है ओवरी और यूट्रस के बीच में, क्योंकि ओवरी से अंडा निकलना है और यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो को इम्प्लांट होना है। तो एग और स्पर्म का जो मिलने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होती है। इसलिए अगर किसी की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है वो नेचुरल ट्राई नहीं कर सकते, मतलब नेचुरल ट्राई कर सकते हैं बट ऑब्वियसली प्रेगनेंसी नहीं पॉसिबल होगी क्योंकि उनकी ट्यूब ब्लॉक है। हम आईयूआई नहीं कर सकते क्योंकि आईयूआई में भी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ओके, सो अब मुझे ये बताइएगा, ये जो आईवीएफ है इसका जो स्टेप जब आप शुरू करते हैं, किसी को भी जब आप रिकमेंड करते हैं तो कितने स्टेप्स होते हैं, पहली चीज़। दूसरा है इसका जो साइकिल होता है उसको पूरे करने में कितना वक्त लगता है,
और इसके बाद मतलब ये सब जब आप करवाते हैं इसके पहले आप लोग कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं? फिलहाल ये 3 सवाल हैं। तो सबसे पहले अगर कोई कपल हमारे पास आता है कि दे आर ट्राइंग फॉर 1 ईयर, उनको 1 साल हो गए हैं शादी को, वो एक्टिवली ट्राई कर रहे हैं बट उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो इसको हम सबसे पहले बोलेंगे कि यस ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें रूल आउट करना है कि अब इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या है, कारण क्या है कि वो क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे। तो सबसे पहले मेल और फीमेल पार्टनर दोनों की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, क्योंकि ट्रीटमेंट हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि उनके ना कंसीव करने का कारण क्या है। तो सबसे पहले फीमेल के कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, हार्मोन टेस्ट किए जाते हैं, लाइक उसको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका प्रोलैक्टिन तो नहीं बढ़ा हुआ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको अभी बताया था AMH किया जाता है, यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये देखा जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर एग का नंबर कितना है, एंड एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से बेसिकली हमें यूट्रस दिखेगा और ओवरीज में कितने एग्स हैं हमें वो दिखेंगे। तो ये वाले टेस्ट हम सबसे पहले फीमेल के करते हैं। ठीक है, ब्लड टेस्ट अभी आपने बताया, तो कौन कौन से ब्लड टेस्ट में क्या क्या करवाते हैं? ब्लड टेस्ट में कुछ तो बेसिक टेस्ट होते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन देखना, ब्लड ग्रुप देखना, HIV को रूल आउट करना, प्लस हार्मोन टेस्ट लाइक थायराइड को रूल आउट करना, प्रोलैक्टिन को रूल आउट करना कि प्रोलैक्टिन तो नहीं बढ़ा हुआ है, रूबेला टेस्ट करके देखना, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आप रूबेला के लिए इम्यून होनी चाहिए, यानी कि उसकी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान किया, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, उस टाइम पे किसी को रूबेला इन्फेक्शन होता है तो उससे बच्चे को सीवियर कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है। रूबेला ना? रूबेला, यस। रूबेला, अच्छा। इसलिए ये वाली जो टेस्टिंग होती है ये हम पहले कंसीव करने से पहले ये सारी टेस्टिंग करते हैं। तो ये सारी टेस्टिंग हमने फीमेल के केस में करी। मेल के केस में भी ऑब्वियसली बेसिक टेस्टिंग लाइक उनका ब्लड ग्रुप करेंगे, हीमोग्लोबिन करेंगे, HIV की टेस्टिंग करेंगे, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेल के केस में होता है दैट इज सीमेन एनालिसिस। ठीक है, यानी कि जो सीमन सैंपल है उसका टेस्ट करके देखेंगे कि उसमें स्पर्म की काउंट कितनी है, उसमें चलने वाले स्पर्म कितने हैं, और मॉर्फोलॉजी यानी कि स्पर्म की शेप कैसी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें स्पर्म के लिए चाहिए होती हैं एक अच्छे स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करने के लिए। काउंट अच्छा होना चाहिए, चलने वाला स्पर्म होना चाहिए और उसकी शेप अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। तो ये दोनों टेस्टिंग करी हमने। फीमेल को टेस्ट किया सबसे पहले, हमने मेल पार्टनर को टेस्ट किया। ठीक। अगर हमें ये प्लान डिसाइड करना है कि हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, ठीक है, अगर सपोज फीमेल का AMH ठीक है, ठीक है, स्पर्म का हमने टेस्ट करके देख लिया। अब सपोज उसका रीज़न था ना कंसीव करने का कि उसकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो फेलोपियन ट्यूब का जो टेस्ट होता है वो एक HSG होता है, यानी कि हिस्टेरोसैल्पिंजियोग्राफी। वो कैसे करते हैं? जिसमें क्या करते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि यूट्रस होता है, दोनों साइड में ट्यूब होती है, तो यूट्रस में एक पतला सा कैथेटर डाल के हम डाई पुश करते हैं। अच्छा। उस डाई को हम 5 मिनट बाद एक्सरे देखते हैं कि वो जो डाई थी हम जो यूट्रस में पुश करी थी वो ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके आई है या नहीं। अगर वो दोनों साइड में ट्रैवल करी है ट्यूब्स के थ्रू, दैट मीन्स आपकी ट्यूब्स ओपन है। अगर सपोज वो डाई यहीं तक गई, उसके आगे नहीं गई, दैट मीन्स आपकी ट्यूब में यहाँ पे ब्लॉक है, उसके आगे आपकी ट्यूब ओपन नहीं है। सो ट्यूब इज लाइक यू कैन कंसिडर कि एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, छोटा पाइप का टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर वो ब्लॉक है, बंद है, तो आपकी डाई यहीं तक जाएगी, उसके आगे आपकी डाई नहीं जाएगी। ओपन है तो आपकी डाई निकल जाएगी। तो HSG के थ्रू हमें ये पता चलता है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है या फिर ब्लॉक्ड है। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक्ड है तो मैंने अभी आपको बताया कि नेचुरल IUI नहीं होता, तो दैट मीन्स वी विल डिसाइड कि इस केस में हमें IVF करना है। फिर IVF का प्रोसेस पीरियड के दूसरे दिन से होता है, यानी कि हम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम उनको पीरियड के दूसरे दिन से मतलब पीरियड का दूसरा दिन या फिर पीरियड खत्म होने का दूसरा दिन? पीरियड का दूसरा दिन, कि सपोज अगर पेशेंट को आज पीरियड आए हैं तो आज उनका पहला दिन है। अच्छा, तो जो हम काउंटिंग करते हैं वो हमेशा पीरियड के पहले दिन से शुरू होती है कि आज अगर पीरियड आए हैं तो वो पीरियड का आपका पहला दिन है। पीरियड का पहला दिन पीरियड की ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद पहला दिन नहीं होता। हाँ, पीरियड का पहला दिन है, मतलब आज अगर आपको पीरियड स्टार्ट हुए हैं तो दिस इज द डे 1 ऑफ योर साइकिल। अच्छा, तो पेशेंट को डे 2 पे हमारे पास आना होता है। डे 2 पे हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, और अगर इफ यू आर रेडी कि सब कुछ ठीक है, कोई सिस्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम IVF का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो IVF मतलब दूसरे दिन ही शुरू कर देते हैं? यस, दूसरे या मैक्सिमम तीसरे दिन। अच्छा। तो IVF का प्रोसेस हमेशा पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से शुरू होता है, उसके बियॉन्ड हम शुरू नहीं कर सकते। अच्छा, विदाउट ब्लड स्टॉप हुए, है ना? हाँ, यस। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है ना कि प्रेगनेंसी तो तभी होती है जब पीरियड्स रुक जाते हैं। नहीं, तो देखो बताया वो अलग चीज़ है कि डे 2 से आपका एग बनना शुरू होता है, तो वो एग मैच्योर जब होगा जब डे 13, 14, 15 के अराउंड। तो जिस टाइम पे ओवुलेशन होगा प्रेगनेंसी आपकी तब होगी। IVF में भी प्रेगनेंसी डे 2 पे नहीं हो रही है, डे 2 से हम इंजेक्शन दे रहे हैं ताकि एग ग्रो करना शुरू करे। नॉर्मली आपकी बॉडी में एक एग डे 2 के बाद ग्रो करना शुरू करता है। IVF में इंजेक्शन दूंगी तो मल्टीपल एग ग्रो करना शुरू करेगा। तो लोगों को पता ही नहीं रहता ना ये सारी चीजें, क्योंकि हम इंजेक्शन नहीं देंगे तो उसका एक ही एग ग्रो करेगा। अब एक एग को निकाल के तो मैं IVF नहीं कर सकती, तो इसलिए डे 2 डे 3 से हम इंजेक्शन देना शुरू करेंगे। ये इंजेक्शन डेली लगते हैं
अप्रॉक्सीमेटली आई कैन से कि 10 से 12 दिन के लिए। ठीक है, अच्छा, बहुत डेली लगते हैं? डेली लगते हैं, बहुत ही सिंपल इंजेक्शन होते हैं। जैसे इंसुलिन लोग घर पे लेते हैं लाइफ टाइम के लिए, किसी को शुगर होता तो है वो आप मतलब हैंड पे कहीं भी आप देते हैं? टमी पे, इट्स गिवन ऑन टमी, पेट पे दिया जाता है। दर्द नहीं होता? नो नो नो, इट इज नॉट पेनफुल एट ऑल, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। एज आई टोल्ड कि जो इंसुलिन की जो सिरिंज होती है, अगर आपने देखी हो इंसुलिन की सिरिंज की जो नीडल होती है वो बहुत ही फाइन होती है। लोग इंसुलिन का इंजेक्शन डेली घर पे लेते हैं। तो आप उसे पेट में मतलब कहाँ बीच में, जैसे किस मतलब वी कैन टेक, जो आपकी ये जो नाभि होती है, नाभि के लेफ्ट या राइट साइड में आप कहीं पे भी ले सकते हैं उसको। अच्छा, ओके, ठीक है। तो उस जो इंसुलिन की सिरिंज होती है उसमें इंजेक्शन को लोड किया जाता है और उसको टमी पे दिया जाता है, लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी दे सकते हैं। ठीक है, वो 10 दिन तक चलेगा? 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन, इट वेरीज। किन्हीं लोगों के 10 दिन में ही एग मैच्योर हो जाते हैं, हम उनको निकाल लेते हैं। किसी के एग को ग्रो करने में 12 दिन लग सकते हैं, 13 दिन लग सकते हैं। तो आप इसको मतलब हमेशा चेक करते रहते हो? यस, हाँ। अब हमने डे 2 पे अल्ट्रासाउंड किया, मैं 5 दिन का इंजेक्शन दूंगी, 5वें दिन पे मैं फिर से अल्ट्रासाउंड करके देखूंगी कि उनके एग का साइज क्या हो गया है। तो जो डे 2 पे एग का साइज होता है वो 5 से 6 mm का होता है। उसके बाद वो ग्रो करेगा, हो सकता है 5वें-6ठे दिन पे उसका साइज 11 से 12 mm हो गया है। हम इंजेक्शन कंटिन्यू करेंगे, फिर मैं 8वें-9वें दिन पे फिर से अल्ट्रासाउंड करके देखूंगी साइज क्या हो गया है। मे बी उस टाइम पे साइज 15 से 16 mm हो गया है। हम एग आईवीएफ में कब निकालते हैं? जब उनका साइज 18 से 20 mm का हो जाता है। अच्छा, जिस दिन 18 से 20 mm का हो गया, दैट मीन्स वो हमारा मैच्योर एग है। तो जैसे ही 18 से 20 हो गया, वो चाहे हो सकता है किसी का 10 दिन में हो जाए, किसी को 18 से 20 होने में 12 से 13 दिन लग सकते हैं। डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी होता है। हर किसी की डोज अलग होती है, हर किसी को अलग इंजेक्शन दिया जाता है, हर किसी का रिस्पॉन्स अलग होता है। तो ये भी मतलब आप लोग मतलब देख के पता कर लेते हो ना? यस, इसलिए तो जो हमने इन्वेस्टिगेशन बताया, हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, हम एएमएच करके देखते हैं, सारी चीजें देख के कि उसकी एज क्या है, उनका वेट क्या है, उनका एएमएच कितना है, उनकी ओवरी में कितने एग्स दिख रहे हैं, इन सब पैरामीटर को देखते हुए इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन देना है और आपको कौन सी डोज देनी, यानी कि कितनी डोज देनी है, वो डिसाइड किया जाता है। तो जैसे ही आपके एग मैच्योर हो गए, उन एग्स को हम ओवरी से बाहर निकाल लेते हैं एंड देन फिर फर्टिलाइजेशन और 5 दिन तक एम्ब्रियो को ग्रो करना और फाइनली उसको ट्रांसफर किया जाता है। अगर टाइम की आप बात कर रहे हैं कि आईवीएफ में कितना टाइम लगता है, सो बेसिकली आईवीएफ का कंप्लीट प्रोसेस होने में इट टेक्स 3 मंथ। ठीक है, अच्छा, 3 मंथ। वाई 3 मंथ? ऐसा नहीं है कि 3 मंथ तक आपको इंजेक्शन लेना है, हमें कुछ करना है। फर्स्ट मंथ में स्टार्टिंग फ्रॉम डे 2 एंड डे 3 ऑफ पीरियड, एज आई एक्सप्लेन, 10 से 12 दिन के लिए इंजेक्शन लगेंगे, आपका एग कलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, 5 दिन तक जो एम्ब्रियो बनेंगे वो हमारी आईवीएफ लैब के अंदर बनेंगे। ठीक है, विल जस्ट वेट कि आपके पीरियड्स कब आएँ। जब अगली साइकिल में आपको पीरियड आ जाएंगी तो यूजुअली हम 1 मंथ का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, अच्छा। तो आईवीएफ का प्रोसेस 2 पार्ट में होता है, एक में एग कलेक्शन होता है, एक में एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। एग कलेक्शन यानी कि एग निकाल लिए मैंने, एम्ब्रियो बना के हम उसको आईवीएफ लैब में फ्रीज कर लेते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर जो होता है वो तुरंत एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं किया जाता। अच्छा, एम्ब्रियो ट्रांसफर अगले मंथ किया जाता है। मतलब एक पीरियड और आ जाएगा उसके बाद? एक पीरियड बीच में, यूजुअली हम एक पीरियड का वेट करते हैं। क्यों वेट करते हैं? नॉर्मली एक एग बनता है आपकी बॉडी में। आईवीएफ में सपोज आपका AMH 3 था, आपके 6-7 एग यहाँ पे थे, 6-7 एग यहाँ पे थे, आपके कितने एग बने? 14 एग बने। 14 एग बने तो जहाँ पे ओवरी में 1 एग बनना था वहाँ पे अगर 7 एग बने हैं, आपकी ओवरी का साइज 7 गुना बड़ा होगा, हार्मोन लेवल भी बढ़ा होगा आपकी बॉडी में। तो अगर मैं इमीडिएटली एम्ब्रियो ट्रांसफर करूंगी तो वो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? आपकी ओवरी का साइज बढ़ा हुआ है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है। इसलिए हम 1 महीने कुछ मेडिकेशन देके वेट करते हैं कि आपका हार्मोन लेवल नॉर्मल आ जाए, आपकी ओवरी का साइज नॉर्मल हो जाए, जो भी हमने दिए थे वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाए, सो दैट जब मैं अगली साइकिल में मैंने अंडा नहीं चाहिए, मुझे शुक्राणु नहीं चाहिए। आईवीएफ में ट्यूब हमें वैसे ही नहीं चाहिए होती, क्योंकि ट्यूब में जो काम हो रहा होता है वो हम आईवीएफ लैब के अंदर करते हैं। सो अब मुझे सिर्फ यूट्रस चाहिए है। दैट मीन्स मुझे सिर्फ यूट्रस को प्रिपेयर करना है, सिर्फ यूट्रस। यस। तो एक साइकिल का ब्रेक लेके अगली साइकिल में हम डे 2 डे 3 पीरियड पे फिर से अल्ट्रासाउंड करते हैं। ठीक है, और इस महीने मुझे इंजेक्शन नहीं देना है, मुझे एग नहीं बनाना है, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे सिर्फ यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर, और यूट्रस की लाइनिंग आप समझो कि बेबी के बेड की तरह होती है। हाँ, ठीक है, तो हमें बेबी का बेड रेडी करना है। अगर एम्ब्रियो कितना भी अच्छा हो, अगर यूट्रस की लाइनिंग यानी कि बेबी का बेड अच्छा नहीं होगा, वो वहाँ पे जाके इम्प्लांट नहीं करेगा। सो इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि जितना हमारा एम्ब्रियो की क्वालिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे यूट्रस की लाइनिंग भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो डे 2 डे 3 से हम कुछ ओरल मेडिकेशन देते हैं जिससे यूट्रस की लाइनिंग बनना शुरू होती है। उसको बीच में 2 या 3 बार मॉनिटर किया जाता है कि यूट्रस की लाइनिंग कितनी होगी। जैसे ही एक एडिक्वेट यूट्रस की लाइनिंग हो गई, आई वुड से कि 8 से 8.5 mm होगी, दैट मीन्स वो एक बहुत अच्छी लाइनिंग है। तो उस लाइनिंग की थिकनेस देखी जाती है, उसका पैटर्न कैसा है, वो दिखने में लाइनिंग कैसी है, उसके अंदर ब्लड फ्लो है कि नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं
तो जो एम्ब्रियो हमने फ्रीज किए हुए थे उसको निकाल के हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अच्छा, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर। वो भी दूसरे पीरियड वाले साइकिल में ही आप वो एम्ब्रियो को अंदर डालेंगे? हाँ, मैंने बताया ना 3 महीने के पहले महीने के 15 दिन में मैंने एग कलेक्शन कर लिया, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, हाँ। 1 महीने का हम ब्रेक लेंगे जिसमें हमें कुछ नहीं करना हाँ, है, हमें ठीक वेट है। करना है कि हार्मोन फ्लश आउट हो जाए, आपकी आपने ओवरीज नॉर्मल सेकंड हो जी जाए। उसके बाद जो आपको दूसरा पीरियड आएगा जो दूसरा उसमें डे 2 डे 3 से आपकी लाइनिंग बनाना शुरू करेंगे, ठीक और है। जैसे ही लाइनिंग बन जाएगी जो एम्ब्रियो रखा था उस अच्छा, embryo वो को लाइनिंग transfer बनने कर के बाद एक तरीके से वो मतलब जो ओवरी को आप मजबूती दे रहे हो? ओवरी को नहीं, सॉरी, यूट्रस को। ओवरी का काम हो चुका। हाँ, ओवरी का हो एग चुका। निकाल लिए, ओवरी का काम खत्म, स्पर्म ले लिए, स्पर्म का काम खत्म, ट्यूब हमें चाहिए नहीं। अब सो हमें बेसिकली कंसीव करने के लिए मैंने बताया था 4 चीजें चाहिए, एग, स्पर्म, ट्यूब एंड यूट्रस। तो एग ले लिया, स्पर्म ले लिया, ट्यूब नहीं चाहिए क्योंकि ये काम आईवीएफ लैब में हो गया, अब हमें सिर्फ यूट्रस चाहिए। यूट्रस और यूट्रस की मजबूती चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा, तो ये स्टेप होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आपने टेस्ट भी बता दिया कि क्या क्या टेस्ट हमें कराने होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आईवीएफ मतलब कंडीशन क्या क्या है? एक तो आपने ये सारी चीज़ें बताई कि ये होना चाहिए, एएमएच ठीक होना है चाहिए, ना, वो ठीक होना चाहिए। इसके अलावा एज वाली बात अगर मैं जानना चाहूँ तो एज में क्या होता है, मतलब क्या एज बार है, अगर है तो क्या है? देखो, आईवीएफ का जो सक्सेस होता है, आईवीएफ इज नॉट ए मैजिक, कोई जादू नहीं है कि भाई किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो आईवीएफ करा लेंगे उससे बच्चा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आईवीएफ की सक्सेस रेट डिपेंड करती है कि फीमेल की एज क्या है और उनका एएमएच क्या है, एंड डेफिनेटली स्पर्म की क्वालिटी पे। अगर फीमेल की एज यंग है, इफ शी इज 29, 30, 32, दैट मीन्स उसका एएमएच ज़्यादा होगा। एएमएच ज़्यादा होगा, एग की क्वालिटी अच्छी होगी, एग की क्वालिटी अच्छी होगी, हमारा अच्छा एम्ब्रियो बनेगा, अच्छा एम्ब्रियो बनेगा तो हमारे पॉजिटिव आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ओके, ठीक है। अगर एएमएच, सपोज किसी का एएमएच कम है, अगर एएमएच कम है, हमारे कम एग निकलेंगे, हमारे कम एम्ब्रियो बनेंगे, मेरे पास कम पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एएमएच। कई बार लोगों का 22 की एज पे भी एएमएच 0 होता है। अच्छा, कई बार 40 की एज पे भी लोगों का एएमएच ठीक होता है। अरे, तो सिर्फ देख के, किसी को देख के मतलब आई कैन नॉट से कि आपका एएमएच इतना होगा, और ये भी वो टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपका रिजर्व यानी कि आपका एएमएच, आपका एग का नंबर कितना है। मतलब ये है कि भले आप एज के हो बट फिर भी आपको अपना बिल्कुल। सो एएमएच इज ए मस्ट टेस्ट, आई वुड से, कि हर किसी को अपना एएमएच एटलीस्ट हमें टेस्ट कराना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा एग का नंबर जो है वो कितना है। क्यों? और ये टाइम के साथ हमेशा कम होता है। अगर आज आपका एएमएच 2.5 है, ऐसा नहीं है कि यू विल बी हैप्पी फॉर 10 ईयर्स कि चलो मेरा एएमएच तो 2.5 है, ठीक है। डेफिनेटली वो टाइम के साथ साथ जो होगा हमारा एएमएच हमेशा कम होता है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो आईवीएफ है और एक टेस्ट ट्यूब बेबी, एक टेस्ट ट्यूब भी बोला जाता है, हाँ। तो वो क्या है? बड़ा ये भी काफ़ी लोग, क्योंकि लोगों को नहीं पता, ये सबको लगता है अच्छा आईवीएफ है, टेस्ट ट्यूब बेबी, फिर वो क्या है? देखो, आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी अगर लेमैन के लिए बोलूं तो ये दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है। बट आईवीएफ एक प्रॉपर मेडिकल टर्म है, ठीक है। आईवीएफ मींस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वो टर्म जो है वो उस प्रोसेस को डिफाइन कर रही है कि हाँ भाई बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट मींस इट इज आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, दोनों टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो इट्स जस्ट ए लेमैन टर्म, मतलब पुरानी टर्म है कि पहले लोग टेस्ट ट्यूब, यानी कि पहले लोगों को क्या लगता था, आईवीएफ मतलब ट्यूब के अंदर बच्चा बना रहे हैं और उसको डाल रहे हैं, ठीक है। लोगों को नहीं पता होता कि आईवीएफ का मतलब कुछ और नहीं है, वही एग है, वही स्पर्म है, उसको बस फर्टिलाइज बाहर किया है और उसको वापस यूट्रस के अंदर डाला है। पहले लोगों को लगता था जिनको बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए बहुत सारे लोगों के मिथ भी होते थे। उनको लगता था, एग्जैक्टली, उनको लगता है कि आईवीएफ मतलब ये और किसी का बच्चा है, कि दैट मींस किसी का एग लिए, किसी का स्पर्म लिए, कुछ ट्यूब में कुछ बनाए और फाइनली उसको यूट्रस के अंदर डाल दी। तो इसलिए टेस्ट ट्यूब जो बेबी है वो पुरानी टर्म। बट अभी जो ये अभी आपने बताया कि ऐसा भी होता है, मतलब क्या ये वाला भी तो पॉसिबल है कि मतलब अगर जैसे किसी को, मैं जो मान लीजिए जैसे एग भी नहीं सही हो या फिर शुक्राणु नहीं सही हो, तो कैसे ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? हाँ, तो कई बार होता है। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि 22 की एज पे भी कई बार लोगों का होता है, 25 की एज पे लोगों का एएमएच 0 हो गया, भगवान ने उसको कम नंबर ऑफ एग दिए थे, बहुत जल्दी डिक्रीज हो गए, इसलिए 25 की एज पे ही उसका एएमएच 0। तो ऐसे में तो लोग लेते होंगे ना फिर बाहर से, तो उस केस में डोनर एग लिया जाता है। अच्छा, डोनर करते हैं? यस। तो डोनर का नंबर नहीं होता उस केस में डोनर लिया जाता है। उसके बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि डोनर भी कैसे, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होगी, तो डोनर का क्या सिस्टम होता है? देखो, डोनर क्या होता है कि एआरटी के अकॉर्डिंग, मतलब इंडिया में कुछ लॉज हैं डोनर के, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ के मैंने उसके एग ले ली और मैंने किसी को भी दे दी, ऐसा नहीं कर सकते। सो एआरटी कुछ बैंक होते हैं, एआरटी बैंक बोलते हैं उनको, ठीक है, जहाँ से हम फीमेल डोनर या अगर हमें स्पर्म डोनर लेना है तो यानी कि मेल डोनर यानी कि सीमन सैंपल लेते हैं। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे
कपल यानी कि मेल या फीमेल जिसको भी डोनेट करना होता है वो वहाँ पे जाते हैं, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। अगर सपोज कोई फीमेल है मेरे पास जिसका AMH बिल्कुल ही जीरो हो, उसका AMH है ही नहीं, दैट मीन्स वो अपने एग से कभी कंसीव नहीं कर सकते। उसको अगर कंसीव करना है तो बेसिक सी बात है, देखो अगर किसी का लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, तो क्या करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कराते हैं डोनर से। सेम ऐसी ही बात है, एग का नंबर यानी कि आपकी ओवरी ने काम करना बंद कर दिया, ओवरी ने काम करना बंद कर दिया, तो आपको किसी की ओवरी उधार लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको डोनर लेना पड़ेगा, तो जो काम हम पेशेंट पे डे 2 डे 3 से इंजेक्शन देने का कर रहे थे वो अब उस पे ना करके हम डोनर पे करेंगे। अच्छा, यानी कि डोनर की टेस्टिंग करेंगे, सबसे पहले उसका अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, उसका AMH करके देखेंगे कि उसका AMH ठीक है, ठीक है। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं डोनर के भी, कि वो मैरिड होनी चाहिए, उसका एक बच्चा होना चाहिए, उसकी एज 23 to 35 के बीच की होनी चाहिए, क्यों 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग की क्वालिटी खराब होगी। वो मतलब वो जैसे कि आप लोगों ने अभी आपने एक बात बताई कि ये यहाँ से ले सकते हैं, जो एक टर्म अभी आपने ART बैंक वहाँ से आपने बोला, लेकिन ऐसा कोई है जो अगर मान लीजिए कोई किसी के जान पहचान का, क्योंकि ये जनरल सवाल है। हाँ, तो आजकल यस, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन कि किसी का अगर जान पहचान है, तो पहले क्या होता था, पुराने लॉ के अकॉर्डिंग जब ART 2022 में जो है वो IVF का लॉ चेंज हुआ है, उससे पहले क्या होता था कि डोनर शुड बी एनोनिमस, यानी कि आपकी जानकार, आपको पता नहीं होना चाहिए कि आपकी एग डोनर कौन है। अच्छा। लेकिन अब नए लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि नॉन डोनर अलाउड है। अच्छा। दैट मीन्स अगर कोई कपल आता है जिनका AMH बिल्कुल जीरो है, उनको डोनर की रिक्वायरमेंट है, और उनका कोई भी रिलेटिव कोई है जिसका AMH अच्छा है, जिसकी एज ठीक है, जो कि उसके लिए एग डोनेट करने के लिए रेडी है, तो दे कैन ब्रिंग देयर नॉन डोनर, कि वो अपनी नॉन डोनर लेके आए, मैं सारी टेस्टिंग करूंगी, मैं उनका अल्ट्रासाउंड करूंगी, AMH करूंगी, अगर ठीक लगा तो हम उसको इंजेक्शन स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो अभी लेटेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग नॉन डोनर अलाउड है, आपके पास है तो दे कैन ब्रिंग देयर ओन डोनर, अदरवाइज दे कैन टेक हेल्प ऑफ ART बैंक। अच्छा, तो डोनर मिलने का प्रोसेस क्या होता है? डोनर मिलने का मतलब, डोनर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हस्बैंड वाइफ से मैच करते हैं। अच्छा। मेनली हमें 100% हमें ब्लड ग्रुप मैच करना होता है, क्योंकि बच्चा है तो अगर आप कोई नेचुरली कंसीव करेगा, या तो हस्बैंड के ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ बच्चा होगा, या वाइफ के ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ बच्चा होगा। इसलिए इट इज़ अ मैंडेट, अगर आप IVF डोनर कर रहे हैं तो हमें ब्लड ग्रुप 100% मैच करना होता है। 100%। ईदर इट शुड मैच, वाइफ से मैच होना चाहिए या हस्बैंड से मैच होना चाहिए। अच्छा। तो सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, हस्बैंड का वाइफ का ब्लड ग्रुप जानना, कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनका ब्लड ग्रुप जानना, उनका हाइट, उनका कलर, उनकी फिजिकल फीचर्स, या डेफिनेटली उनका कोई रिलीजन या कुछ भी कोई रिक्वायरमेंट है, प्रीरिक्विजिट है, तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम ART बैंक में अपने रिक्वायरमेंट भेजते हैं, दैट वी नीड दिस काइंड ऑफ डोनर। अच्छा, ये IVF सेंटर की तरफ से भेजा जाता है? यस। अगर कोई नॉन डोनर है तो वो अपना नॉन डोनर लेके आएंगे, हम उसका स्टिमुलेशन करेंगे, उसके एग निकालेंगे, एंड विल डू द सेम प्रोसीजर। अच्छा। बट अगर ART बैंक से ले रहे हैं तो ART बैंक से हमारे पास डोनर आएगी, हम उसका सारे टेस्ट करके देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, अगर उनका ब्लड ग्रुप उस कपल से मैच हो रहा है तो उसको इंजेक्शन शुरू किए जाते हैं, और फिर उसका IVF प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। अच्छा। सो दैट अगर बच्चा होगा तो उनके ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ होगा, ऐसा कोई डिफरेंट ब्लड ग्रुप नहीं होना चाहिए कि उनका अलग ब्लड ग्रुप है, वाइफ का अलग ब्लड ग्रुप है, और फिर बच्चे का कुछ अलग हो रहा है ब्लड ग्रुप। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया डोनर, तो कई बार ये डोनर जो है वो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही होंगे ना, मतलब? हाँ, अगर फीमेल में प्रॉब्लम जैसे यही मैं पूछना चाह रही थी, अगर फीमेल में प्रॉब्लम है, फीमेल में प्रॉब्लम यानी कि अगर उनका AMH नहीं है तो हम फीमेल डोनर लेंगे। हाँ, अगर AMH ठीक है, एग नंबर बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि स्पर्म की काउंट बिल्कुल 0 है, और अगर दोनों ऐसा हुआ तो दोनों की तरफ से दोनों भी कर सकते हैं, फिर दोनों भी कर सकते हैं, प्रॉपर कंसेंट के साथ दोनों भी किया जाता है। अगर फीमेल का AMH भी 0 है और मेल की स्पर्म काउंट भी 0 है, तो हम दोनों एग डोनर, स्पर्म डोनर लेते हैं, उससे एम्ब्रियो बनाते हैं, और फाइनली उसको यूट्रस के अंदर यूट्रस के अंदर, मतलब जिसको फीमेल की, यस जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है, हाँ, ठीक है, उसी पेशेंट के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा। अगर किसी और के अंदर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज सरोगेसी। वो सरोगेसी होती है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन IVF एंड सरोगेसी। IVF मतलब उनका एग लिया, स्पर्म लिया और उन्हीं के यूट्रस के अंदर डाला। बट अगर हम कोई थर्ड मदर ले रहे हैं और किसी के यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं, उसका एग नहीं, उसका स्पर्म नहीं, उसके हस्बैंड का स्पर्म नहीं है, जस्ट उसके यूट्रस को यूज कर रहे हैं, सो दैट इज सरोगेसी। वो सरोगेसी है, मतलब वो वेरी नाइस। ये भी मतलब बड़ा कंफ्यूजन है, इसी में सरोगेसी की भी बात हो गई कि मतलब अच्छा, तो वो भी आप लोग करते हैं ना? यस, वी डू सरोगेसी आल्सो। अच्छा, ओके। सो बेसिकली देखो, अगर आप IVF कर रहे हो, आप सरोगेसी कर रहे हो, योर सेंटर शुड बी रजिस्टर्ड। ओह,
ठीक है। तो देयर आर सर्टेन, मैं उसी पे आने वाली हूँ। देयर आर सर्टेन रिक्विजिट कि आपका सेंटर रजिस्टर्ड होना चाहिए ऑब्वियसली, देन ओनली यू कैन डू आईवीएफ, देन ओनली यू कैन डू सरोगेसी जी। सो और मेल के केस में आई वुड लाइक टू हाईलाइट लाइक वन मोर थिंग, तो ऐसा नहीं है कि स्पर्म की काउंट 0 है मतलब हर किसी को डोनर स्पर्म ही लेना है। अच्छा। आईवीएफ में बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से जिन लोगों का स्पर्म काउंट 0 होता है वो भी अपने सेल्फ स्पर्म से मतलब पेरेंट बन सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? तो अगर स्पर्म की काउंट 0 है, ठीक है, तो मेल में स्पर्म कैसे बनते हैं कि मेल के अंदर टेस्टिस होती हैं जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होती है, दोनों साइड से स्पर्म ट्रेवल करके बाहर आते हैं। अगर स्पर्म काउंट 0 है दैट मीन्स जो वो सैंपल दे रहे हैं उसमें उनकी स्पर्म काउंट नहीं है, तो हो सकता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि क्या पता रास्ते में कहीं पे रुकावट हो जिसकी वजह से स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो इस टर्म को बोलते हैं एजोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म की काउंट 0 होने को बोलते हैं एजोस्पर्मिया। तो कई बार एजोस्पर्मिया का कारण होता है कि उनकी टेस्टिस तो काम कर रही है, जैसे फीमेल्स में ओवरी से एग निकलते हैं वैसे ही मेल्स के अंदर टेस्टिस से स्पर्म निकलते हैं। तो स्पर्म बना तो रहे हैं बट वो रास्ते में ब्लॉक है कहीं पे, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहे। तो उस केस में हम डायरेक्टली टेस्टिस से एक निडल की हेल्प से स्पर्म निकाल के उसको आईवीएफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको टीजा बोलते हैं, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। यानी कि टेस्टिस से मैंने डायरेक्टली स्पर्म निकाले, ऑब्वियसली उससे नेचुरल कंसीव नहीं हो सकता, आईयूआई नहीं हो सकता, उससे हम आईवीएफ कर सकते हैं। ओके। तो मेल काउंट स्पर्म काउंट 0 होना इज नॉट ऑलवेज कि आपको डोनर स्पर्म ही लेना है। आईवीएफ में देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, हम टीजा कर सकते हैं, हम माइक्रो टीजा कर सकते हैं। माइक्रो टीजा मतलब जिसका हार्मोन लेवल कुछ बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स अगर मैं डायरेक्टली निडल डाल के देखूंगी तो शायद उनका स्पर्म ना निकले, तो उस केस में हम टेस्टिस पे एक इंसिजन देके वहीं पे माइक्रोस्कोप रख के देखते हैं कि कहाँ पे स्पर्म बन रहा है। अच्छा। जहाँ पे स्पर्म बन रहा है उस टिश्यू को निकालते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, उसमें से स्पर्म एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस स्पर्म को हम आईवीएफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी भी रिसेंटली मेरे 3-4 पेशेंट्स हैं जिनका एजोस्पर्मिया था एंड दे आर पॉजिटिव नाउ। एजोस्पर्मिया था, उनका टीजा किया, हमने डोनर सैंपल नहीं लिया, मतलब डोनर सीमन सैंपल नहीं लिया, मेल की कुछ टेस्टिंग करी जिससे पता चला कि उसकी ट्यूब में ब्लॉक है, मतलब हम उसका टीजा कर सकते हैं। हमने उनका टीजा किया, उसके स्पर्म निकाले, एम्ब्रियो बनाए एंड नाउ दे आर प्रेग्नेंट। ओह वेरी नाइस। सो अब मुझे ये बताइएगा कि जैसे जब हम जैसे कि जिसको आईवीएफ करवाना है, अभी तो आपने बताया कि क्या क्या मतलब कैसे कैसे आप लोग बुलाते हो या क्या क्या काम करवाते, क्या क्या पहले करना होता है। अब इसके अलावा ये बताइएगा मुझे कि वो लोग जो ये प्लान कर रहे हैं, जब आपने दे दिया इंजेक्शन सब कुछ कर दिया, तो क्या हेल्थ में कौन कौन से चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि आईवीएफ प्लान करने से पहले? जी जी। हाँ, सो बेसिकली देखो, आईवीएफ प्लान करने से पहले मतलब हमें सबसे पहले फीमेल या मेल को अपना वेट मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अगर ओबेसिटी है तो ऑब्वियसली उनको वेट रिड्यूस करना होगा, अच्छा। ठीक है। अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, थायराइड बढ़ा हुआ है, उनका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, तो उस हार्मोन लेवल को कम करना है पहले, अच्छा, ठीक है। क्योंकि देखो आईवीएफ जादू नहीं है कि हम डायरेक्टली ले लेंगे और सब कुछ हो जाएगा, उसके लिए भी हमारा बॉडी का एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपका यूट्रस ठीक होना चाहिए, आपका हार्मोन लेवल ठीक होना चाहिए, आपकी एग और स्पर्म की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। और एग और स्पर्म की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपकी एग की क्वालिटी खराब होगी। तो सबसे पहले अगर कोई हार्मोन, इसलिए हम टेस्टिंग सबसे पहले क्यों करते हैं? आई टोल्ड कि हम सबसे पहले हार्मोनल टेस्टिंग करते हैं कि थायराइड प्रोलैक्टिन तो नहीं, क्योंकि अगर वो है तो पहले हम उसको नॉर्मल करेंगे। इंजेक्शन शुरू करने से पहले मैं टैबलेट देख के उसको नॉर्मल करूंगी, ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि कोई हार्मोनल इशू है, तो सबसे पहले हम उसको फिक्स करते हैं। कोई ओबीज है, वेट ज़्यादा है, तो उसको एक्सरसाइज करने के लिए, डाइट कंट्रोल करने के लिए कि अपना वेट रिडक्शन करें, ठीक है। प्लस साथ में हम कुछ प्री मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। प्री मेडिकेशन मतलब एग और स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, अच्छा, जिससे स्पर्म और एग की क्वालिटी इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं आईवीएफ शुरू करने से पहले। वेट मेंटेन करके रखना, अपने हार्मोनल बैलेंस को ठीक करना, अपनी प्री मेडिकेशन स्टार्ट करना, एंड सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेस को कम करना। हाँ, स्ट्रेस तो बहुत, क्योंकि स्ट्रेस सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है। 4-5-6 महीने बाद वो कंसीव कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उनका टेंशन नहीं थी। तो स्ट्रेस जो होता है वो बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है, चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए हो, चाहे आईयूआई के लिए, चाहे आईवीएफ के लिए। हाँ, चाहे हर चीज के लिए, हर चीज के लिए होता है, वो आपकी हर बॉडी के लिए, आपके लिए, सच में, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, हर चीज के लिए। क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है? स्ट्रेस से क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, जिससे हर सेल की क्वालिटी डैमेज होती है। वो चाहे एग हो, स्पर्म हो, हेयर सेल्स हो, आपकी स्किन सेल्स हो, कुछ भी हो, हर सेल्स डैमेज होती है, सब चीज़ें ही हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आईवीएफ के लिए हम कैसे डॉक्टर चुने, क्लिनिक चुने, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इतने सारे मतलब जगह जगह पे हैं, तो उसको लेकर लोगों को मतलब अगर कोई जानना चाहे कि भाई मुझे मतलब करना है,
IVF, हाँ। तो कौन सा मतलब क्या देखा जाए? सो देखो, IVF अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमोशनल प्लस एक बहुत बड़ी जर्नी है। हाँ, जर्नी ये है। कोई ऐसे छोटा मोटा प्रोसीजर नहीं है कि आप कहीं पे भी गए, आपने डिसाइड किया, आपने करा लिया। सो आई नो कि जब भी किसी को IVF शुरू करना है तो ये एक सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपको डिसाइड करना है कि आपका सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि भी आपको कहाँ पे IVF कराना है। ठीक है, तो इसमें डिसाइड करने के लिए कि आपको किस क्लिनिक पे कराना है, उस क्लिनिक के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आपका IVF क्लिनिक रजिस्टर्ड होना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव द लाइसेंस दैट यू कैन डू IVF और यू कैन डू सरोगेसी। सो हर कोई सेंटर, हर कोई जो IVF सेंटर होता है आज की डेट में वो रजिस्टर्ड सेंटर नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका सेंटर है वो सेंटर रजिस्टर्ड है कि नहीं। सबसे पहला यस। सेकंड थिंग कि आपका डॉक्टर जो है वो IVF स्पेशलिस्ट यानी कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है या नहीं। हर कोई गायनी डॉक्टर कभी IVF नहीं कर सकता, गायनी नहीं कर सकता, गायनी सबसे नहीं कर सकता। यस, गायनी के बाद देयर इज ए सुपर स्पेशलाइजेशन, यानी कि IVF एक अलग ब्रांच होती है कि MS गायनी करने के बाद एक सुपर स्पेशलाइजेशन होता है जिसमें आपको IVF का प्रोसेस किया जाता है। तो कि आपका डॉक्टर जो है वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यानी कि IVF स्पेशलिस्ट है या नहीं है, क्लिनिक की कंडीशन कैसी है, वहाँ का हाइजीन कैसा है, वहाँ पे सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है या नहीं है। क्योंकि IVF मतलब IVF नहीं होता, IVF में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि वहाँ के इक्विपमेंट कैसे हैं, वहाँ की लैब कैसी है, ISO सर्टिफाइड लैब है या नहीं है। क्योंकि जो लैब होती है वो IVF का हार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि एग और स्पर्म को मिलाना, एम्ब्रियो बनाना, यानी कि हम एक जो फीमेल का यूट्रस है हम उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए वो पूरा अंदर ऐसा ही रहता होगा। बिल्कुल यस, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ के इक्विपमेंट बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर कोई जा सकता है। देयर इज अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इन IVF लैब कि डॉक्टर या एम्ब्रियोलॉजिस्ट ही जा सकता है, बिकॉज इफ एवरीबॉडी विल एंटर वी कैन नॉट मेंटेन। थोड़ा सा बताइएगा। सो जो IVF लैब होती है वो एक स्पेशल एनवायरनमेंट होता है। मतलब उसमें मैं बोलूँगी कि एक AHU होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट लगी होती है, उसकी अलग वॉल होती हैं, पफ पैनल्स वगैरह होते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है तो मेरा लैब के अंदर भी 45 डिग्री टेम्परेचर है। अगर 45 डिग्री टेम्परेचर होगा तो एम्ब्रियो नहीं ग्रो कर सकते। तो कौन सा टेम्परेचर रखते हैं आप लोग? 22 to 26 इज द आइडियल टेम्परेचर। ठीक है, तो पफ पैनल यानी कि वॉल लगाई जाती है। एक तरीके से ठंडा ही होता है। हाँ, ठंडा होता है, 22 to 26 होता है। तो वहाँ का टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना, वहाँ की ह्यूमिडिटी मेंटेन करना कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ की एयर क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट एयर क्वालिटी होना चाहिए, वहाँ पे कोई दिल्ली वाला प्रदूषण नहीं होना चाहिए। नहीं, इसलिए AHU एयर हैंडलिंग यूनिट लगाई जाती है ना, कि जिसमें फिल्टर्स होते हैं कि जो एयर को प्यूरिफाई करके फिर वो लैब के अंदर आता है। सही में आप तो प्यूरिफाइड एयर जो होती है वो लैब के अंदर आ जाती है। सी देखो, मतलब भगवान का काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, भगवान अभी जस्ट मेरे मुंह से वही निकलने वाला है। भगवान का काम कर रहे हैं। अगर भगवान का काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, ये पेशेंट को भी समझना चाहिए कि ऑब्वियसली कई बार पेशेंट ऐसे होप लेके आता है कि नहीं IVF करा रहे हैं तो हो ही जाएगा। भी IVF जादू नहीं है, भगवान के काम को करने की कॉपी कर रहे हैं। वी कैन ट्राई, ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर आई कैन ट्राई माई बेस्ट, बट जरूरी नहीं कि हमें 100% केस में रिजल्ट मिलेगा। और ईश्वर ने आप लोगों को ये काम करने का वो दिया है, हुनर दिया है। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है काफ़ी कि मतलब आप मतलब एक तरीके से सब कुछ एनवायरनमेंट एकदम अलग आप करते हो, राइट, जो कि अंदर होता है जो चीज़। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि ज़रूरी नहीं कि रिजल्ट आए ही, तो मतलब कितनी, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% में कितने % जो है वो, देखो 100% तो कभी नहीं होता। हाँ, तो कितने % जो है वो 100% का मतलब ये है कि चलो इस महीने मैंने 10 लोगों को किया, 10 लोगों का पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि IVF की सक्सेस रेट 100% है। अच्छा, कितनी है? ठीक है, वो डिपेंड करती है। IVF की सक्सेस रेट बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। फीमेल की एज कितनी है, फीमेल का AMH कितना है, एग की क्वालिटी कैसी है, स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, आपका यूट्रस कैसा है, यूट्रस की लाइनिंग कैसी है, उसके अंदर ब्लड फ्लो कैसा है, जो एम्ब्रियो बना है वो जेनेटिकली सही बना है कि नहीं बना है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं आपकी सक्सेस रेट को। आपका एज यंग है, आपका AMH अच्छा है, आपकी एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी है, आपकी यूट्रस की लाइनिंग अच्छी है, मतलब आपकी सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो मैं कोई परसेंटेज आपको नहीं बोलूँगी कि हाँ कि कोई भी कपल आए उनमें से 60% तो पॉजिटिव आने ही आने हैं, ऐसा नहीं है। अगर सारी चीज़ें ठीक थी, हो सकता है उस महीने मैंने 10 लोगों को किया, 10 के 10 पॉजिटिव आ गए। अगली साइकिल में क्या पता मैंने 20 लोगों का किया, 20 लोगों में से हर किसी में कुछ ना कुछ फैक्टर था कि किसी का AMH ही बहुत कम है, किसी की एज 45 है, किसी की स्पर्म क्वालिटी बहुत ख़राब है, किसी की यूट्रस की लाइनिंग में प्रॉब्लम है, तो मे बी क्या पता उसमें से कम लोग पॉजिटिव आए।
ठीक है। अच्छा, जब आईवीएफ शुरू करते हैं तो क्या जैसे सेकंड ओपिनियन किसी और गायनी वगैरह से लेना ज़रूरी होता है क्या, या कुछ लोग लेते भी हैं? गायनी से मैं नहीं बोलूँगी, अगर किसी को सेकंड ओपिनियन लेना है तो ऑब्वियसली आप ओपिनियन सेकंड लो तो किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ही लो। अच्छा। अगर आप एक आईवीएफ डॉक्टर के पास गए हो, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास गए हो, उन्होंने आपको कुछ एडवाइस किया है, तो अगर आप किसी गायनी डॉक्टर के पास जाओगे, ऑब्वियसली दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन आईवीएफ। तो फिर उन्हें क्या ही पता होगा। अच्छा। अगर सेकंड ओपिनियन लेना है, इट्स नेवर, आई वुड नॉट से कि नहीं हमें कभी सेकंड ओपिनियन ले लेना नहीं चाहिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर आपको सारे ऑप्शन नहीं बताए गए, इफ़ यू आर नॉट ओके विद द क्लिनिक की क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सही नहीं लगा, उनकी लैब सही नहीं लगी, आप डॉक्टर से कन्विंस नहीं हुए, डॉक्टर ने आपको सारे ऑप्शन नहीं बताए, ऑब्वियसली आप सेकंड ओपिनियन लेंगे। सेकंड ओपिनियन से क्या होगा, एक तो आपको लोगों को क्लैरिटी होती है, ठीक है, एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस क्यों आता है? एक डॉक्टर के पास गए, उसने बताया कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको आईवीएफ करना होगा। फर्स्ट टाइम पे कोई भी रेडी नहीं होता है, उनको लगता है कि नहीं हमें आईवीएफ ऐसे ही एडवाइस कर दिया गया। जब वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरा डॉक्टर बोलेगा हाँ आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको आईवीएफ करना है, देन दे विल रियलाइज कि हाँ अगर दो डॉक्टर सेम ट्रीटमेंट बता रहे हैं तो इसका मतलब दैट मीन्स कि मुझे आईवीएफ ही करना है। क्योंकि अदरवाइज इंडिया में ना, मतलब इंडिया में क्या, हर किसी की एक मेंटेलिटी होती है कि चाहे प्रॉब्लम अगर ट्यूब ब्लॉक है, मेरे पास कोई आएगा तो मैं उनको ये बोलूँगी भी आपको आईवीएफ करना है, बट एक बार के लिए उनको लगेगा कि ऐसे कैसे, हमने तो अभी तक नेचुरल ट्राई भी नहीं किया था, हमने तो अभी आईयूआई भी नहीं किया था, बट डायरेक्टली आईवीएफ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो अगर दो लोगों का ओपिनियन लग रहे हैं तो मे बी कई बार क्या होता है, लोगों को क्लैरिटी ज़्यादा हो जाती है, लोगों को कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है, फाइनली वो डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ ठीक है, दो डॉक्टर भी अगर सेम चीज़ बता रहे हैं तो फिर मे बी कि हमारे लिए यही ऑप्शन है जी। ठीक है, अब मैं आऊँगी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल पे कि आईवीएफ शुरू करने से पहले जैसे कि आपने बताया कि हमें मतलब टेस्ट वगैरह जो भी करवाने हैं, उसका ट्रीटमेंट वगैरह करना है, लेकिन इसके साथ साथ लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव करने होते हैं? लाइफस्टाइल में सबसे पहले हमें वेट को रिड्यूस करना है। इफ़ यू आर ओबीज, सी देखो इट्स नॉट ओनली अबाउट ओबीज, ऑब्वियसली अंडरवेट और ओवरवेट दोनों ही हार्मफुल होते हैं। हाँ, दोनों ही हैं। ठीक है, अगर आप अंडरवेट है तो आपको अपना नॉर्मल बीएमआई मेंटेन करके रखना है, अगर ओबीज है तो आपको वेट रिडक्शन करना है। क्यों? क्योंकि वेट से क्या होता है कि हमारी एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी डैमेज होती है। अच्छा, ठीक है, एग की क्वालिटी सही नहीं होगी, स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं होगी, हमारा एम्ब्रियो सही नहीं बनेगा, हमारी प्रेगनेंसी नहीं आएगी अगर वेट ज्यादा हो। यस, वेट कम हुआ, चाहे ओवरवेट हो चाहे अंडरवेट हो, अंडरवेट दोनों में ही, अंडरवेट में भी एग की क्वालिटी स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं होती। अच्छा, ठीक है, देखो प्रॉब्लम है, मेल न्यूट्रिशन होगा, किसी चीज़ की कमी है, प्रोटीन की कमी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है आपकी एग की क्वालिटी सही नहीं होगी। तो चाहे अंडरवेट हो चाहे ओवरवेट हो, सबसे पहले हमें आईवीएफ शुरू करने से पहले जो सबसे पहला लाइफस्टाइल चेंज करना है वो हमें अपनी नॉर्मल बीएमआई मेंटेन करके रखनी है। सेकंड थिंग इज हेल्दी डाइट। ठीक है, जंक फूड अवॉइड करना है, हाई प्रोटीन इंटेक लेनी है, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। कुछ सप्लीमेंट जो मैंने पहले आपको बताया कि हम एग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। आपको फॉलिक एसिड लेना है, विटामिन डी लेना है, आपको कोएंजाइम क्यू लेना है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे हमारी एग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो हमें अपनी डाइट पे प्लस हमारे सप्लीमेंट्स पे ध्यान देना है कि हम पहले अपनी डाइट को अच्छा करें, हम अपने सप्लीमेंट्स लें ताकि हम एग की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें। ठीक है, एंड देन ओनली वी शुड स्टार्ट एन आईवीएफ। अच्छा, और मतलब एक्सरसाइज में क्या सलाह देंगे? एक्सरसाइज में यस, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जिससे एग की क्वालिटी अच्छी होती है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, नॉट ड्यूरिंग दिस टाइम, एटलीस्ट 1 to 2 months, एटलीस्ट 3 months प्रायर व्हेन यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट एन आईवीएफ। क्योंकि अल्कोहल स्मोकिंग का दोनों में ही, मेल और फीमेल दोनों में ही एग और स्पर्म की क्वालिटी पे बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है। स्मोकिंग से स्पेसिफिकली मेल में, स्मोकिंग की वजह से मेल्स में स्पर्म की काउंट कम होती है, मोटिलिटी कम होती है, इवन स्पर्म का डीएनए डैमेज हो जाता है। अच्छा, कि एम्ब्रियो अगर बन भी गया तो वो एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं कर पाएगा क्योंकि स्पर्म का डीएनए डैमेज है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्विट अल्कोहल एंड स्मोकिंग बिफोर यू आर प्लानिंग फॉर आईवीएफ। और जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जैसे अगर ओवर एक्सरसाइज होगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेटली ओवर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो, आप माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करो, आप ब्रिस्क वॉक करो। ऑब्वियसली देखो अति हर चीज़ की बुरी होती है। हाँ, मतलब अति आप कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो मतलब अगर आपको अगर कोई ओबीज भी है तो यू जस्ट ट्राई टू रिड्यूस, कि आप आईवीएफ शुरू करने से पहले या कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको एटलीस्ट 10% अपना वेट रिड्यूस करना है। आप 10% वेट रिड्यूस करेंगे, आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक होगा, आपकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ ठीक होगा। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं, थोड़ा यस, और एकदम इंटेंस नहीं। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट डे से ही यू आर डूइंग विग्रेस एक्सरसाइज, आराम ठीक है, डे बाय डे, क्योंकि आपकी बॉडी को एडजस्ट होना है। एकदम से आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल था और एकदम से जाके आप जिम करने लगेंगे, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल।
ठीक है। अच्छा। कॉर्टिसोल रिलीज होता है हमारी बॉडी में, एकदम से आपकी बॉडी को स्ट्रेस मिलेगा कि भाई ये क्या हो गया, अब तक तो मैं अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, एकदम से एक्सरसाइज शुरू हो गई, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल रिलीज होता है, दैट इज अ स्ट्रेस हार्मोन, उसकी वजह से हमारी क्वालिटी डैमेज होती है। तो अगर एक्सरसाइज भी करनी है तो इट शुड बी स्लोली, आई मीन आप धीरे धीरे करके शुरू करो कि आपने ब्रिस्क वॉक शुरू किया, फिर आपने माइल्ड एक्सरसाइज शुरू करी, एंड देन यू कैन गो टू मॉडरेट एक्सरसाइज। ठीक है। सो IVF के दौरान जब मतलब IVF प्लान कर रहे हो तो उस दौरान फूड कौन कौन से लें जो कि सुपर फूड कह सकते हैं? हाँ, मतलब हाई प्रोटीन इंटेक लेना है। ठीक है। मे बी वो एग हो सकता है, फिश हो सकती है, पनीर हो सकता है, तो आपकी डाइट जो है वो उसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, एंड होल ग्रेन्स। अच्छा ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके, ठीक है। जंक फूड अवॉइड करना है हमें, ठीक है। हमें फूड लेने हैं विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी एग की क्वालिटी को ठीक कर रहे हैं। जैसे कोई ठीक है, बताएंगे? जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, कर्ड है, तो अच्छा। ये क्या होते हैं, दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। ठीक है, सीड्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं? यस। सो दीज आर द फूड्स। कई बार लोग ये कहते हैं ना कि ये गर्म होता है और मतलब सो बेसिकली मतलब IVF में अगर आप स्पेसिफिकली मेरे से पूछोगे कि आप क्या खाने के लिए अवॉइड करते हो, सो दैट आई वुड से कि दैट टू आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर रॉ पपाया। अच्छा, रॉ पपाया? रॉ पपाया एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं। ठीक है। अदरवाइज ऐसा कोई फ्रूट नहीं है, मतलब नो सच रेस्ट्रिक्शंस की नहीं आपको ये वाला फ्रूट नहीं खाना, मतलब हेल्दी खाना है, हेल्दी खाना है। कभी मन की प्रोटीन इंटेक होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, फॉलिक एसिड लेना है आपको। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको विटामिन डी लेना है, जो कि स्पेसिफिकली हर किसी PCOS पेशेंट में होती है। विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी होती है, बहुत ज़्यादा। B12 भी होता है। एग्जैक्टली। तो ये वाले सारे सप्लीमेंट्स हमें पहले लेने हैं, फिर हमें अपना IVF का प्रोसेस शुरू करना है। अच्छा, ठीक है। और IVF मतलब जब एक ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, कंप्लीट हो जाए, मतलब जब एम्ब्रियो अंदर गया, तो उस दौरान जो है जैसे चीट मील मतलब लाइक बहुत क्रेविंग वगैरह जो होती है, तो उसके लिए मतलब कभी क्रेविंग हो तो आप खा सकते हैं? नहीं, मतलब जैसे पपाया मैंने बोला कि पपाया तो नहीं आप नहीं खा सकते। ठीक है, बाकी आपको जो क्रेविंग हो रही है, व्हाटएवर यू वांट टू ईट, आप खा सकते हो। किसी को थोड़ा जंक वंक भी मन कर रहा हो तो खा सकते हैं? फिर जंक वंक देखो, वंस इन ए वाइल तो खा सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो उसमें तो लोग खा लेते हैं कि अरे अच्छा आज क्रेविंग हो रही है गोलगप्पे की, देखो, और ये हो रहा है। एक बार प्रेगनेंसी हो गई तो कोई डिफरेंस नहीं है, वो नेचुरल सेम हो प्रेगनेंसी जाता थी, है। वो IUI प्रेगनेंसी थी, वो IVF प्रेगनेंसी, तो सेम होता कोई है। डिफरेंस नहीं होता। अच्छा। जो रिस्ट्रिक्शन है, जो आपको खाना है नहीं खाना है, आपको ये नहीं एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी, वो आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी आपके परहेज होते हैं, वो आपके IVF में भी होंगे। तो देखो, IVF में कुछ अलग नहीं किया ना, जो चीज़ अंदर हो रही थी उसको बाहर करके हमने यूट्रस के अंदर डाल दी। एक बार जब यूट्रस के अंदर चला गया, एक बार जब प्रेगनेंसी हो गई, तो आप भूल जाओ कि आपकी प्रेगनेंसी किस तरीके से हुई। ठीक है, अब मैं आने वाली हूँ उस टॉपिक पे जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ये मतलब सोचा जाता है कि सच में क्या ये मतलब कितना टफ है होता है। तो दर्द, मतलब मैंने सुना है कि काफ़ी उसमें दर्द होता है, बहुत बड़ा मिथ है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब वो ओवरी में ट्रांसफ़र किया जाता, मतलब सॉरी यूट्रस के अंदर जब वो ट्रांसफ़र किया जाता है, उस दौरान बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो उसके बारे में बताइएगा कि क्या जो इंजेक्शंस होते हैं उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये दर्द वाला, ये सारी चीज़ें। देखो, पहली चीज़ तो मैं मतलब सबसे पहले यही क्लियर करूँगी कि IVF बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। ये सभी लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा, IVF पेनफुल, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि नहीं, लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता चलता है कि आपने IVF करा लिया, ठीक है। पेन कितना होगा, अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, कहीं आपको कुछ लगा कि कुछ ऐसा कुछ अलग करने वाले हैं? इंजेक्शन लगते हैं, इंजेक्शन का पेन मैंने बोला, इंसुलिन की सिरिंज होती है, जो इंजेक्शन का पेन होता है वो उतना ही पेन होगा, उससे एक्स्ट्रा आपको कोई पेन नहीं होता। जो एग रिट्रीवल होता है, यानी कि जिस टाइम पे हम एग्स निकालते हैं, ऑब्वियसली अगर उसको मैं विदाउट एनेस्थीसिया करूंगी तो वो प्रोसीजर बहुत पेनफुल होता है। अच्छा, वही मान लीजिए एग वाला, वो जो एग निकालने वाला जो प्रोसीजर होता है वो हमेशा एनेस्थीसिया के अंडर में किया जाता है, यानी कि आपको बेहोश करके किया जाता है। अच्छा। आप OT में जाएंगे, आपको कैनुला लगा के कुछ मेडिकेशन दी जाएगी IV, जिससे आप 15-20 मिनट के लिए बेहोश हो जाएंगे। हार्डली ये 15-20 मिनट या आधे घंटे का प्रोसीजर होता है। उस टाइम पे हम एग निकाल लेते हैं। तो उस प्रोसीजर के दौरान, यानी कि जब हम आपके एग निकाल रहे होते हैं, आप सोए होते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता होता, आपको कोई पेन फील नहीं होता। प्रोसीजर कर लिया, प्रोसीजर करने के बाद ऑब्वियसली पेशेंट उठ जाएगा, और उसके बाद जो होता है माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नहीं, उसका ऐसा नहीं कि उसके बाद बहुत पेन होगा। अब पहले तो ये देखो कि ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन करते क्या है। हाँ, एग्जैक्टली, ये समझोगे तो आपको पता चलेगा कि एग कैसे निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ा सा यहाँ पे इंसिजन देके वहाँ से एग निकाल के लेके आते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी सुना हो, कभी देखा हो कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है,
की एक प्रोब होती है, एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हाँ, लेकिन वो ठीक भी है। काफी पेनफुल होता है, थोड़ा होता है। नहीं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड इज नॉट पेनफुल, दैट इज थोड़ा, नॉट बट पेनफुल। लोगों को लगता है कि वो लगता हाँ। है बट दैट इज नॉट पेनफुल। जो वेजाइना में हाँ, इंसर्ट करके, जो वेजाइना में इंसर्ट करके, जो प्रोब को हम इंसर्ट करके अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसी प्रोब पे एक पतली सी निडल आपके वेजाइना के थ्रू ओवरी के अंदर जाती है। जस्ट वन निडल, वन निडल प्रिक। अगर आपका ब्लड सैंपल निकालते हैं, एक प्रिक होता है, 2 मिनट बाद वो हील हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सैंपल कहाँ से लिया था। सेम वहाँ पे वेजाइना के थ्रू सिर्फ एक सिंगल निडल का प्रिक होता है। एक साइड निडल प्रिक करेंगे, आपकी राइट ओवरी से सारे एग निकाल लिए, दूसरी साइड में वेजाइना में अंदर एक निडल प्रिक हुआ, सिर्फ निडल प्रिक हुआ, उससे हमने सारे एग निकाल लिए। अच्छा। उठने के बाद पेशेंट को पता भी नहीं चलता है हमने कैसे किया था प्रोसीजर, क्योंकि वेजाइना में वो प्रिक अंदर होता है, वो तो 1 मिनट बाद तभी की थी, जैसे ही मैंने निडल बाहर निकाली वो प्रिक हील हो गया। तो पता भी नहीं चलता, कोई इंसिजन, कोई बड़ा इंसिजन या कोई स्कार या कोई सूचर वगैरह कुछ नहीं लगता है इसमें। सिर्फ अल्ट्रासाउंड गाइडेड अल्ट्रासाउंड प्रोब पे एक निडल अंदर डाली जाती है जिससे एग रिट्रीव किए जाते हैं। ओके, तो उसके लिए एनेस्थीसिया देते हैं? उसके लिए एनेस्थीसिया देते हैं। ये वाला काम हम बिना एनेस्थीसिया के मतलब नहीं वो बेहोश कर दिया जाता है या फिर जैसे क्या होता है? नहीं, बेहोश मतलब कंप्लीटली यू आर स्लीपिंग। अच्छा, स्लीपिंग। आईवी देते हैं, यानी कि इंट्रावेनस देते हैं। आईवी देते हैं, हाँ। तो आप 15-20 मिनट के लिए यू आर जस्ट इन डीप स्लीप, दैट्स इट। प्रोसीजर करने के बाद जब पेशेंट उठता है तो थोड़ा सा आई वुड से कि जैसे मेंस्ट्रुअल टाइप के क्रैम्प्स जो होते हैं, तो वैसा वाला माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अच्छा, वो डिस्कम्फर्ट क्यों है? वो एज कुछ ऑपरेशन की वजह से नहीं है। ठीक है, आपकी ओवरी में 2-3 प्रिक लगे थे, मे बी थोड़ा बहुत पेन उसकी वजह से हो सकता है, या नॉर्मली आपकी ओवरी में 1 एग बन रहा था, वहाँ पे अभी 7 एग बन रहे हैं, आपकी ओवरी का साइज बड़ा हो रखा है, आपका थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है, तो 1 या 2 दिन के लिए थोड़ा बहुत मेंस्ट्रुअल क्रैम्प टाइप का डिस्कम्फर्ट हो सकता है, अदरवाइज इसके अलावा कोई पेनफुल नहीं होता। तो ये तो हमने एग निकाल लिए। तो एग निकालने वाला आई टोल्ड कि एनेस्थीसिया के अंडर में होता है, कुछ नहीं पता चलेगा, उसके बाद जस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। आपको 2 दिन प्री मेडिकेशन, मतलब कुछ मेडिकेशन लेनी होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक होती हैं, कुछ पेन किलर होती हैं कि ठीक है आपका जो भी आपको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो भी सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद जो दूसरा पार्ट था एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जो आप पूछ रही थी कि वापस जब यूट्रस के अंदर डालते हैं तो वो पेनफुल होता है, वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। उसमें क्या होता है? बहुत ही फ्लेक्सिबल। हाँ, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है कि मेरे पास एम्ब्रियो अब रेडी है, अब मुझे क्या करना है, उसको यूट्रस के अंदर डालना है। एम्ब्रियो का साइज़ क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है, आप नहीं देख सकते, नेक डाई से आप नहीं देख सकते। ऐसे आंखों में अगर मैं यहाँ पे रख के देखूंगी तो यू कैन नॉट सी द माइक्रोस्कोप। अच्छा, मतलब यू कैन नॉट सी द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, तो उस एम्ब्रियो को क्या होता है, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल कैथेटर में लोड किया जाता है। तो प्रोसेस क्या होता है कि पेशेंट को ओटी में लिटाया जाता है, सेम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड में देखते हुए करते हैं, क्योंकि मुझे कहाँ पे यूट्रस के अंदर उस एम्ब्रियो को कहाँ पे ड्रॉप करना है वो जब मैं अल्ट्रासाउंड में देख रही हूँगी मुझे तभी पता चलेगा। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस किया जाता है कि हम अल्ट्रासाउंड से देख रहे होते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होता है वो उस एम्ब्रियो को एक फ्लेक्सिबल कैथेटर में लोड करके वो मुझे देगा। हम यूट्रस में यानी कि वेजाइना के थ्रू जाके हम यूट्रस के अंदर जाएंगे और जहाँ पे उसको ड्रॉप करना था हम उसको वहाँ पे पुश कर देंगे। सो ए वेरी सिंपल प्रोसीजर जो कि किया ओटी में जाता है, क्योंकि हम आईवीएफ लैब के साथ में करते हैं। एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ओपीडी में लेटा के पेशेंट को प्रोसीजर कर सकते हैं। ओटी तो में किया ओटी में जाता है, बट इट इज़ डन विदाउट एनेस्थीसिया। इसमें कोई बेहोशी नहीं दी जाती, इसमें बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता, कोई इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, होती ही नहीं। अच्छा, नेवर गिवन। ओके। सो अभी अब मैं ये बताइएगा मुझे कि ये जो मतलब साइड इफ़ेक्ट्स कुछ होते हैं? साइड इफ़ेक्ट एज देखो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बट ऑब्वियस सी बात है आपकी यूरी में मल्टीपल एग बन रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है, थोड़ी बहुत ब्लोटिंग हो सकती है, आपको थोड़ा सा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कुछ नॉजिया वगैरह हो सकता है। दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द एग्स। अगर किसी के 2-3 एग होते हैं उनको कुछ नहीं पता चलता है। अच्छा, ठीक है, किसी के मल्टीपल एग यानी कि पीसीओएस है। पीसीओएस में मैंने क्या बताया था कि बहुत ज़्यादा एग होते हैं, बहुत ज़्यादा एग होते हैं, आपकी ऊरी में बहुत ज़्यादा एग बन रहे होते हैं, आपका हार्मोन लेवल बढ़ा होता है, जिसकी वजह से नॉजिया होना, थोड़ा बहुत गिडीनेस होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, तो ये वाली चीज़ें हो सकती है। सो एज सच आईवीएफ इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आईवीएफ इंजेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, हर महीने हमारे ब्रेन से कुछ हार्मोन निकलता है जो कि आपकी ओवरी पे काम करेगा, जिससे एक एग बनता है। आईवीएफ में हम क्या करते हैं, जो हार्मोन हर महीने आपके ब्रेन से निकल रहा था उसी का इंजेक्शन दे रहे हैं। तो इंजेक्शन कोई अलग नहीं है, वो कोई स्टेरॉइड या कोई कुछ नहीं है कि उसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ अलग इफेक्ट आएगा या कोई साइड इफेक्ट आएगा। जो आपकी बॉडी में हर महीने रिलीज हो रहा था जिससे एक एग बन रहा था, वो इंजेक्शन हम बाहर से दे रहे हैं जिससे आपकी बॉडी में मल्टीपल एग बन रहे हैं। अच्छा,
ठीक है। तो माइल्ड साइड इफेक्ट होते हैं, ब्लोटिंग, नोजिया, गिडीनेस, ये सब कुछ होना, अदरवाइज ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, एक और कुछ साइड इफेक्ट, एक जो स्पेसिफिकली जो साइड इफेक्ट होता है वो OHSS होता है। हाँ, मैं अभी उसी आ रही थी, OHSS जो इसको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या होता है? ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ये टर्म ही बता रही है, यानी कि ओवरी को आपने हाइपर स्टिमुलेट कर दिया है। ठीक है। हाइपर स्टिमुलेट कब होती है? जब आपकी ओवरी में एक्स का नंबर ज़्यादा होता है। एक्स का नंबर किस में ज़्यादा होता है? PCOS केस में होता है। अच्छा। ठीक है। PCOS का मतलब ये होता है कि आपकी ओवरी में बहुत ज़्यादा एग है। तो ये यूजुअली OHSS जो होता है वो PCOS के केस में होता है, जिनके एग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं तो ओवरी का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो ओवरी में थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ा बहुत फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है। तो ये जो सिंड्रोम होता है ये स्पेसिफिकली PCOS केस में होता है। बट आज की डेट में OHSS का जो रेट है वो बहुत ही कम है। बहुत कम है। पहले जो इंजेक्शन थे वो अलग टाइप के इंजेक्शन दिए जाते थे, अलग टाइप के इंजेक्शन यूज़ किए जाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, ओवरी हाइपर स्टिमुलेट होने के चांसेस होते थे। लेकिन आजकल कुछ अलग टाइप के इंजेक्शन हैं जिसको हम एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल बोलते हैं। अच्छा। उसके केस में OHSS के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अच्छा, अब एंड दिस इज मैनेजेबल ऑल्सो। अगर हो भी जाता है तो इट्स नॉट लाइक दैट वी कैन नॉट मैनेज इट। ठीक है। अब मैं आने वाली हूँ उस चीज़ पे। IVF जो है वो सक्सेस रेट, जैसे कि आपने पहले बताया कि सक्सेस रेट मतलब 100% भी नहीं होता, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता। अच्छा रेट, अच्छे रेट भी होते हैं। अब पे डिपेंड करता है जो मतलब बॉडी टू बॉडी टाइप है ना, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर IVF कई बार फेल होता है। बहुत सारे ऐसे मतलब बॉडीज़ हैं जिस पे वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बार बार अगर IVF फेल हो रहा है, मतलब 2 या 3 बार ही लोग करते होंगे ट्राई, तो उस दौरान मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए जैसे 3, आपने कितने दिन बताए थे? 3 महीने, मतलब 15 दिन जब आप अंदर, है ना, जब 3 महीने लगते हैं टोटल प्रोसीजर में। और जब जो अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है एम्ब्रियो, है ना, तो उसके बाद आप उसे ग्रो करने देते हैं, मतलब जैसे फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया तो हम 14 डेज बाद टेस्ट करके देखते हैं कि जो मैंने एम्ब्रियो डाला था वो अंदर ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब पॉजिटिव आया है कि नहीं आया। ठीक है। तो 14 डेज बाद पता लग जाता है वेदर द रिजल्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। 14 डेज बस? यस। अच्छा, अब उस 14 डेज में अगर वो फेल होता है तो मतलब क्या, जैसे फेल होता है तो उसमें क्या लगता है कि भाई ये चीज़ें मतलब अब नहीं वो काम कर रहा है, या हार्ट बीट नहीं आई, या नहीं, देखो फेल होने के कई कारण होते हैं। पहली चीज़ तो ऐसे हार्ट बीट जो बोल रही हूँ वो तो पॉजिटिव आने के बाद अगर बच्चे में हार्ट बीट नहीं आई, मतलब ठीक है पॉजिटिव आ गया था, अच्छा, बट उसके अंदर हार्ट बीट नहीं आई। अच्छा। कई बार क्या होता है 2 महीने की प्रेगनेंसी होगी लेकिन मिसकैरेज हो गया। ये एम्ब्रियो जाने के बाद का क्या प्रोसेस होता है? एम्ब्रियो हमने अंदर डाल दिया यूट्रस के अंदर, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद वो एम्ब्रियो वहाँ पे यूट्रस की वॉल के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है, और उसके बाद वो ग्रो करना शुरू करता है। पहले वो 2 दिन का है, वो 10 दिन का हो जाएगा, 2 महीने का हो जाएगा, 9 महीने का हो जाएगा और डिलीवरी हो जाएगी। सो दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस की जो मैंने एम्ब्रियो जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ थी वो अंदर यूट्रस में बरी करने के बाद वो अपने आप ग्रो करना शुरू कर दी। अगर वो इम्प्लांट हो गया दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव रिजल्ट। और उसके बाद वो सेम जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में ग्रो करता है वैसे ही वो IVF प्रेगनेंसी में ग्रो करेगा। अगर वो इम्प्लांट नहीं कर पाया दैट मीन्स मैंने एम्ब्रियो डाल तो दिया था यूट्रस के अंदर, बट वो 5 दिन के बाद आगे नहीं ग्रो कर पाया, वो नहीं इम्प्लांट करा, दैट मीन्स हम अगर टेस्ट करके देखेंगे तो हमारा टेस्ट नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स हमारा IVF फेल हो गया, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। अच्छा, यस, ठीक है। तो फिर ये अगर जैसे कि फिर जब ये प्रोसेसर नेगेटिव आ गया तो फिर वो उसको फिर कैसे ठीक करते हैं आप? जैसे नेगेटिव आ गया तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन जो अंदर मतलब जो आपने एम्ब्रियो डाला है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक नहीं, दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक ना, मैंने आपको बोला कि एम्ब्रियो क्या है, माइक्रोस्कोपिक चीज है। तो फिर उसको निकालते कैसे? नहीं, निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। वो आगे ग्रो ही नहीं कर पाए। वो एक छोटी सी सेल थी, इतनी छोटी सी सेल थी, वो आगे ग्रो नहीं किया, वो आगे नहीं ग्रो कर पाया। तो वो इतनी छोटी सी चीज इज नॉट बॉदरिंग यू इनसाइड ना, और वो मतलब खत्म हो गई। मतलब अगर वो ग्रो कर पाता तो वो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता आपका। और अगर वो नहीं कि मतलब आपको उसमें ऐसा तो नहीं कि मतलब उसको फिर से अबॉर्ट करना पड़े? अबॉर्ट कहाँ, अबॉर्ट का मतलब वो होता है कि इम्प्लांट हो गया, पॉजिटिव प्रेगनेंसी आ गई, बच्चा 2 महीने तक इतना बड़ा बच्चा बन गया, बच्चे की हार्ट बीट चली गई, बच्चे में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको हमें निकालना पड़ता है। वो ये इतना कोई बड़ा बच्चा नहीं डालते हैं। दिस इज जस्ट ए माइक्रोस्कोपिक थिंग। आप नेक डाई से उसको देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो उसको कोई निकालने की ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आया तो मुझे उसको निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मुझे बताइए कि जैसे कि अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जैसे 2-1 महीने का हो गया या मतलब बड़ा हो गया वो, तब तो अगर उस टाइम क्या फेल? डेफिनेटली अगर मान लो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, ठीक है, दैट मीन्स एम्ब्रियो आपका इम्प्लांट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 2 हफ्ते बाद ये देखना है कि उसके अंदर कार्डियक एक्टिविटी। देखो जो प्रेगनेंसी होती है दैट इज अ
कंटिन्यूस प्रोसेस। हाँ। आज प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे तो इतना बड़ा बच्चा हमें अंदर बिल्कुल नहीं, दिखेगा, हाँ, ठीक obviously है। नहीं। शुरू में एक जेस्टेशनल सैक आता है, यानी कि हाँ। बच्चे का घर बनता है यूट्रस के हाँ, अंदर। उसके अंदर एक फीटल नोड यानी कि एक्चुअल जो बेबी होता है वो बनता है, उसके अंदर कार्डियक एक्टिविटी आती है। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि सबसे पहले मुझे मैं अल्ट्रासाउंड करूंगी तो जब पॉजिटिव आएगा तो मुझे जी सैक दिखेगा, अच्छा, उसके बाद यॉर्क सैक दिखेगा जिससे बच्चे को खाना मिलता है, ठीक उसके बाद एक्चुअल बेबी आएगा, उसके अंदर कार्डियक एक्टिविटी आएगी। कई बार क्या होता है, या तो कार्डियक एक्टिविटी नहीं आती, बच्चा बन गया बट कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई। हाँ। कई बार कार्डियक एक्टिविटी आ गई, बच्चा 2 महीने तक ग्रो किया, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन कि बच्चे में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम थी, कुछ प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो गई, कुछ भी हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी चली गई। तो अगर ऐसा केस होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर बच्चा बना हुआ है अभी, तो उस केस में जो होता है उसको अबॉर्ट करना पड़ता है, यानी कि उसको निकालना पड़ता है। यस। अच्छा, तो वो तो खैर नेचुरल प्रोसेस, मतलब अगर आप तो अंदर से नॉर्मल किया था आपने, आईवीएफ किया था, अगर नॉर्मल में भी किसी को ये वाली प्रॉब्लम होती है तो सेम प्रोसेस करना पड़ता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, नॉर्मल और आईवीएफ। अच्छा ठीक है, अब बताइए मुझे ये आईवीएफ प्रेगनेंसी, मतलब जब आईवीएफ के दौरान जो प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान मतलब क्या नेचुरल, मतलब ये जो आपका सिजेरियन या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी, उसमें भी कुछ नहीं? मैंने आईवीएफ मतलब एक बार आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो आपका कुछ भी आप है? भूल जाओ, ठीक है। वो बच्चा हो सकता है, सिजेरियन कब होता है कि सपोज बेबी का वेट ज़्यादा है, आपका पेल्विस एडिक्वेट नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो वो सेम प्रॉब्लम वैसे ही आईवीएफ के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सिजेरियन करना पड़ेगा, अदरवाइज नेचुरल डिलीवरी भी हो सकती है। तो वो बहुत सारी कंडीशन की, बेबी का वेट कितना है, पेल्विस कितना है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इनमें से कुछ होगा तो आपका सिजेरियन होगा। ठीक है, अब लास्ट जो है सवाल, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो इमरजेंसी और रिस्क क्या हो सकते हैं इस दौरान, क्या क्या हो तो हमें तुरंत जाना चाहिए डॉक्टर के पास? अगर आईवीएफ कर दिया तो हमें मतलब किस सिचुएशन में जाना पड़ेगा तुरंत? अच्छा, तो देखो आईवीएफ में मल्टीपल स्टेप है, ठीक है। पहले सपोज आपका एग कलेक्शन हुआ है, एग कलेक्शन के बाद किसी को एकदम से बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, दैट मीन्स जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बताई OHSS, दैट मीन्स ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, कि आपकी ओवरी हाइपर स्टिमुलेट हो गई है, पानी भर गया है, स्वेलिंग आ गई है, तो उस केस में आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, आपको तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना है। दूसरा स्टेप, हमने एग कलेक्शन कर लिया, उसके बाद मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, किसी को कुछ ब्लीडिंग हो रही है, ऑल्दो माइल्ड जो ब्लीडिंग होती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, वो कई बार, क्योंकि मैंने बताया कि सर्विक्स के थ्रू हमें यूट्रस के अंदर जाना होता है, तो माइल्ड ब्लीडिंग जो होती है वो कॉमन होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है। या आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव रिजल्ट के बाद एकदम से आपको कभी चक्कर आ गई, ब्लीडिंग होने लगी, बहुत सीवियर पेन होने लगा, दैट मीन्स आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना है। क्यों? क्योंकि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि यूट्रस के अंदर ना इम्प्लांट करके, हो सकता है वो ट्यूब के अंदर इम्प्लांट कर दे, सो दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आईवीएफ में भी हो सकती है, वो नेचुरल में भी हो सकती है। अगर आपने कभी किसी का सुना हो कि ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहर गई थी, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा था एकदम से, तो वो जो होती है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो इनमें से किसी भी स्टेज पे कि आईवीएफ कराने के बाद, एग रिट्रीवल करने के बाद आपको पेन हो रहा है, हो सकता है आपको OHSS हो गया हो, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, हो सकता है थोड़ा बहुत माइल्ड हो या प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो, पॉजिटिव आने के बाद आपको पेन ब्लीडिंग हो रहा है, हो सकता है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, या हो सकता है आपका मिसकैरेज होने वाला हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उस टाइम पे आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, अब आखिरी सवाल, जो कि पैसे, मतलब क्या खर्चे आते हैं सबसे ज़्यादा? हाँ, सो आईवीएफ में जो खर्चा होता है वो एक्चुअली वेरी करता है फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, या आपको कितनी डोज की ज़रूरत है। सो देयर इज ए नो स्टैंडर्ड, लेकिन फिर भी एक अगर हम आई वुड से कि जो एक साइकिल का जो कॉस्टिंग आती है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, दैट गोज अराउंड 1.5 to 2 एंड इट मे गो अप टू 2.5 ऑल्सो, बट दैट टोटली डिपेंड ऑन द लोकेशन, ऑन द सेंटर, ठीक है, ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर इंजेक्शन नीड्स, कि आपको कितने इंजेक्शन की ज़रूरत है। हर किसी को सेम इंजेक्शन यानी कि सेम टाइप ऑफ इंजेक्शन या सेम डोज नहीं लगाई जाती, हर किसी का अलग इंजेक्शन होता है, हर किसी की मतलब 1 से 2 के बीच में, मतलब 1.5 to 2 के बीच में सिंगल साइकिल का जो होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और सेकंड साइकिल मतलब इट गोज अराउंड, अगर इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आईवीएफ में पैकेजेस होते हैं, कि आपको सिंगल साइकिल पैकेज लेना है कि डबल साइकिल पैकेज लेना है। सिंगल साइकिल पैकेज मीन्स यू आर टेकिंग फॉर 1 चांस, कि एक बार हम एग निकालें, एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर करें, दैट इज अ सिंगल साइकिल पैकेज। कई बार लोग डबल साइकिल ऑप्ट करते हैं, क्योंकि
एक्चुअली हर किसी IVF सेंटर पे आजकल दी ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, मतलब दी ज़्यादा स्टैंडर्ड पैकेजेस की सिंगल साइकिल पैकेज है, डबल साइकिल पैकेज। डबल का मतलब है कि उसमें आपका 2 बार एग निकालने का काम, 2 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का काम इंक्लूडेड होता है। अच्छा। उसमें आपके सारे इंजेक्शन, उसमें आपका जो प्रोसीजर हो रहा है, जो एम्ब्रियो को कल्चर कर रहे हैं, जो फ्रीज कर रहे हैं, जो थॉ करके एम्ब्रियो ट्रांसफर कर तो रहे हैं, पैकेज में मतलब उस पैकेज में वो इंक्लूडेड होता है। अच्छा। एंड ये जो पैकेज होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ये हर किसी सेंटर पे अलग होते हैं, हर किसी की कॉस्टिंग अलग होती है। अच्छा। बट रफली जो होती है टू साइकिल का भी अगर मैं बोलूँ तो इट गोज अराउंड 2.2 to 2.5। ओके, मतलब 3 तक लगभग। यस। सो आपने इतनी सारी जानकारी दी, मेरे ख्याल से IVF के बारे में इतनी सारी बातें हमने की और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अब तक। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी सारी जानकारी दी हमारे गृहलक्ष्मियों को। इट्स माई प्लेजर ऑल्सो टू ना, मतलब लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की, लोगों के मिथ दूर होने चाहिए, पता होना चाहिए कि IVF क्या होता है। क्योंकि इतनी सारी बातें हमने की जो कि बहुत कुछ जो है वो जिसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, उसके बारे में हमने जाना। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो अवेयरनेस ही होती है कि लोगों को अगर अवेयरनेस हो, अगर उनको पता हो कि IVF क्या होता है, तो मोर पीपल विल ऑप्ट फॉर IVF ना, रादर देन दे आर सिटिंग बैक कि नहीं हमें IVF नहीं कराना है क्योंकि IVF कुछ अननेचुरल है। जी। सो ये जो पॉडकास्ट है वो यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि IVF को लेकर जो बहुत सारे मिथ्स वगैरह थे वो आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद आपके दूर हो गए होंगे। तो इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इसके शॉर्ट्स जो हैं वो हम यूट्यूब पर भी डालेंगे एंड इंस्टाग्राम पे डालेंगे, उन्हें भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नए हेल्थ पॉडकास्ट के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।